पठानकोट वाला ऑपरेशन हुआ था, तो उस समय भी एनएसजी के डॉग्स ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो वहाँ पे एक बिल्डिंग के ऊपर फायर लग गया था और डॉग जो रॉकेट था, रॉकेट को उसके अंदर भेजा गया, तो उसके कपड़े लेते हुए वो बाहर निकाल के लेके आया और ऑपरेशनल टीम को ये बताया कि अंदर टेररिस्ट है। टाइसन था सर, डॉग का 2 पैरा का सर, और उसने बहुत अच्छा काम किया था। टेररिस्ट ने फायर किया इसके ऊपर और डॉग की वजह से वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उन टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया। तो रजौरी में इसने 2 आईडीज पकड़ ली थी बिकॉज दिव्या ने उनके 2 बॉम्ब जो हैं डिटेक्ट कर लिए थे और उनके एफर्ट्स को दिव्या ने इंडिकेशन दिया। उसके अंदर 2 टेररिस्ट की पूरी आउटफिट थी, उनकी यूनिफॉर्म, उनके वेपन्स, उनके ग्रेनेड। स्टैंड ऑफ अटैक हुआ हमारी एक पोस्ट के ऊपर। ट्रैकर डॉग उनको सही दिशा में लेके हाइडआउट्स के पास पहुंचा। 2 टेररिस्ट हमने न्यूट्रलाइज किए। एनएजी में हम जब थे सर, आपने एक बहुत अच्छा चीज़ ट्राई किया था, इनफैक्ट हमने इम्प्लीमेंट भी किया था उसको। ये टेररिस्ट हमारे लिए है और हमने मारना है। डॉग के लिए वो गेम है। तो आपकी कुछ ट्रेनिंग के डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं सर। तो ये देखिए, आप हैंडलर जाके फ्रिस्किंग कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर वहाँ पे अगर कोई खतरा दिखता है, ये देखिए उसने अटैक करने की कोशिश की तो डॉग तुरंत जय हिंद, वेलकम बैक टू मॉन्क्स वॉरियर्स। आज का एपिसोड डेडिकेटेड है टू अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड डॉग्स। जी हाँ, जिन्हें हम फोर्सेस में केनाइन्स के नाम से जानते हैं। और जब डॉग्स की बात होती है तो दुनिया भर में ऐसे कई सारी कहानियाँ मिलती हैं जहाँ ये सिर्फ कंपेनियंस नहीं होते बल्कि लॉयल्टी, करेज और सेक्रीफाइस की मिसाल बन जाता है। और इसी थॉट के साथ आज हम सुनेंगे कुछ ऐसी कहानियाँ गैलेंट्री और ब्रेवरी की, उन सोल्जर्स की जो खुद बोल नहीं पाते लेकिन कॉम्बैट में उनकी इफेक्टिवनेस और उनकी लॉयल्टी किसी भी ट्रेंड सोल्जर से कम नहीं होती। और आज की ये कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए हैं इस फील्ड के एब्सोल्यूट एक्सपर्ट कर्नल प्रमोद कुमार चुक। जब मैं एनर्जी में था तब कर्नल चुक एनर्जी के केनाइन टीम को कमांड कर रहे थे और फिर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के केनाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को हेड किया। सीरियसली, केनाइन ट्रेनिंग के लिए जो पैशन मैंने कर्नल चुक में देखा है वो बहुत ही कम लोगों में कभी मिलता है। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर केनाइन स्पेशल एपिसोड, अगर आप भी एक पेट लवर है तो डू चेक आउट आवर ऐप सूफी, एक कम्युनिटी जहां पेट लवर्स एक साथ मिलते हैं और अपने 4 लेगेड फ्रेंड्स को सेलिब्रेट करते हैं। सर जय हिंद सर, एंड इनफैक्ट व्हाट अ प्लेस सर, मज़ा आ गया यहाँ आके, एकदम फ्रेश हो गए हम। एंड टू स्टार्ट विद सर, हमने अभी अपने एक ऐप शुरू किया सर, आई एम श्योर यू हैव सीन इट सर, Yes, सूफी yes. करके। एंड जैसे हमने ये सूफी स्टार्ट किया, सबसे पहला मुझे स्ट्राइक किया आपकी पर्सनैलिटी सर, बिकॉज हम एनर्जी में एक साथ थे एंड आई हैव नॉट सीन समबडी इतना ज़्यादा पैशनेट, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल और इतना ज़्यादा इनटू द केनाइन। द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आपने सर एनर्जी में स्टार्ट किए थे, आई एम श्योर वो अभी भी चल रहे हैं सर, एंड यू हैव डन अ लॉट। एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर आर्मी, सिविलियंस को तो शायद पता भी नहीं होगा, वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर सर्विस, यू हैव डन अमेजिंग सर। इनफैक्ट अभी भी आप कर रहे हैं, बट ये सब हम ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आई एम सन ऑफ ए वेटनेरियन, तो आई फील ए वेरी स्ट्रेंज कनेक्ट। मेरे फादर वेट होते थे सर। तो यस सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड कमिंग ऑन आवर शो सर। थैंक्स अ लॉट। एनएसजी के दिन बहुत ज़्यादा अविस्मरणीय थे अगर मैं कहूँ तो सर और इतनी चीज़ें हमने की और इतना इंटेंस सब कुछ था। सर, एंड हम लोग तो एक ही कैंपस में एक रह ही रहे थे, कैंपस तो में थे। शायद जितना क्लोजली आपने मुझे देखा उतना शायद बाकी लोगों ने नहीं देखा। सर बाकी लोग फाइनल पिक्चर देखते थे, आउटकम देखते थे, बट आपने देखा कि उस सब में कितना एफर्ट लगता है। मेहनत देखा सर, वो सब के बारे में हम बात yes. करेंगे। एंड आज सर पूरा K9 के लिए बात करेंगे सर, द एंटायर आरवीसी रिमोट वेटनरी कोर्स ऑफ। सर थैंक यू सर। एंड सर ने आपके बारे में बहुत बताया। इनफैक्ट जब जैसे सर ने बोला कि सूफी ऐप जब हमने शुरू किया था, तो सबसे पहले जिसके बारे में चर्चा हुई वो आप थे।
एंड सर ने बताया कि सर ऐसा नहीं है कि केवल एनएसजी में सर, आपके बाकी जगह पर भी कश्मीर में बड़े अच्छे-अच्छे ऑपरेशंस हैं, जिसमें आपकी डॉग टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, सर के9 ने पार्टिसिपेट किया। मैं जानना चाहूँगा सर कि कौन-सा एक ऐसा ऑपरेशन था जो आपके बड़ा क्लोज़ रहा, जहाँ पर आपने डॉग टीम की के9 की कैपेबिलिटी देखी कि उन्होंने लगकर कितना काम किया सर? तो ये मतलब मेरा जो ऑपरेशनल वर्क है इज स्पैनिंग ओवर 3 डेकेड्स। सो 93 ऑनवर्ड्स जब हमने इसमें काम करना शुरू किया और मैंने पहली आर्मी डॉग यूनिट 2000 में कमांड की इन विक्टर फोर्स AOR। तो अच्छा, बहुत ऐसी ऑपरेशनल इंसिडेंट्स थे जो बहुत भूल नहीं सकता मैं। और डॉग्स की एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हमें वहाँ देखने को मिली कि डॉग्स कितना मदद कर सकते हैं हमारी ऑपरेशनल टीम्स को, कॉम्बैट टीम्स को, और कितना उनको एक सपोर्ट कर सकते हैं इन ब्रिंगिंग आउट पॉजिटिव आउटकम। सबसे बेहतरीन ऑपरेशन तो ढूंढना बहुत मुश्किल है, बट कई ऑपरेशंस हैं जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं। और एक ऑपरेशन मुझे याद है जो आर्मी डॉग दिव्या, ब्लैक लेब्राडोर, एक बिच थी हमारे पास में, और उसने उसने पहले काफ़ी टाइम रजौरी में बहुत अच्छा काम किया, और उसके बाद में उसको हमने किलो फोर्स के AOR में लेके आए। तो शरीफाबाद के पास में वो एक RR बटालियन के साथ काम कर रही थी। तो मिडिल ऑफ द ऑपरेशन, कहीं मिडिल ऑफ द नाइट एक ऑपरेशन डिप्लॉय किया गया RR बटालियन ने, और कहीं इनपुट्स थे कि इसमें टेररिस्ट या हाइड आउट हो सकता है। काफ़ी देर तक वो सर्च चली और सर्च में कुछ नहीं मिला, और सर्च वाज अबाउट टू बी कॉल्ड ऑफ कि कुछ नहीं है, इसको अच्छा, बंद करते हैं, बहुत लेट हो चुके हैं और इस यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, सब कमांडोज एवरीवन। बट डॉग हैंडलर अपने डॉग दिव्या के साथ काम कर रहा था, उसको कुछ पॉजिटिव, बिकॉज जब डॉग को पॉजिटिव टारगेट ऑर्डर मिलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ चेंजेस आते हैं, वी कॉल इट चेंज ऑफ बिहेवियर, अच्छा, और उसके बाद फाइनल इंडिकेशन आता है। तो वो जो बदलाव उसके बिहेवियर में थे वो कुछ इंडिकेट कर रहे थे डॉग हैंडलर को। मैं डॉग हैंडलर का नाम भी लेना चाहूँगा, विजय राज सी, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। और उसने उस बदलाव को देखा, लेकिन मिशन कॉल ऑफ हो रहा था। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, और इस तरह के कमांडोज मिलना भी बहुत मुश्किल काम है कि मिशन कॉल ऑफ कर दिया गया है और हैंडलर फिर भी ये इनिशिएटिव ले कि नहीं सर, अभी कुछ काम बाकी है और बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी है। वाओ! तो विजय राज सी ने कंपनी कमांडर को अप्रोच किया कि सर थोड़ा टाइम और दीजिए, मेरे डॉग में कुछ मुझे पॉजिटिव बदलाव लग रहे हैं और शायद कुछ मिल सकता है। और जैसे होता है ना कि थके होते हैं सारी रात ऑपरेशन के बाद में, तो कंपनी कमांडर कई दफ़ा कहता है चल तू भी ट्राई कर ले, हाँ, जब हम सबसे कुछ नहीं यस, हुआ तो तुम भी देख लो थोड़ी देर और सही। आ ही गया तो तो। हाँ, सो रिलक्टेंटली परमिशन उसने दिया और डॉग को लगाने दिया। तो डॉग जो था वो पूरे घर में कुछ नहीं मिला था, बैक साइड में जो घर के, आपको वैली का आर्किटेक्ट यस सर, पता है, तो उसके पीछे किचन गार्डन था, तो काफ़ी बड़ा। उस किचन गार्डन के बीचों बीच एक क्यारी थी जिसमें ब्रिंजल्स लगे हुए थे और फ्रूट्स भी था, फल भी था उसके अंदर, मतलब ये नहीं है कि कल का खेत हो। तो वहाँ मिडिल ऑफ दैट क्यारी जो है उसके अंदर दिव्या ने इंडिकेशन दिया। इंडिकेशन मीन्स डॉग पैसिव इंडिकेशन देता है बैठ के कि यहाँ पे कुछ है। और विजयराज सी और सब सरप्राइज कि यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, यहाँ तो खेती बाड़ी हो रही है, कि ऐसा नहीं है खुदाई की हो, किसी ने छुपाया हो, जो कि टेल टेल मार्क्स होते हैं। और ब्रिंजल उग रहे हैं। ब्रिंजल उगे हुए हैं, उसमें फल लगा हुआ है, मीन्स कम से कम 1.5-2 महीने पुराना वो खेती रही होगी, पौधे लगे होंगे। अच्छा, तो कंपनी कमांडर भी सरप्राइज कि अरे यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो साला, इतनी देर हो गई, सब थक चुके हैं और तुम अभी हमारा टेस्ट लेने में लगे हो। एनीवे, जितना हम अपने कमांडोज पे विश्वास करते हैं उतना डॉग पे भी विश्वास करते हैं, ये हमारी सिखलाई में है फौज की। तो उसने बोला ठीक है। तो फॉलो अप एक्शन में सावधानी लेते हुए उस एरिया को डिग किया गया, ये देखने के लिए क्या है। आप बिलीव नहीं करेंगे, डिग किया तो उसके नीचे तकरीबन 2.5-3 फुट नीचे एक बड़ा बैरल जो होता है, प्लास्टिक के जो बैरल्स यस सर, ढक्कन के साथ आते हैं, वो बैरल था। उसके अंदर 2 टेररिस्ट की पूरी आउटफिट थी, उनकी यूनिफॉर्म, उनके वेपन्स, उनके ग्रेनेड्स, मोटरोला सेट्स, वाओ सर, एवरीथिंग वॉर लाइक स्टोर। जो 1-2 टेररिस्ट की किट होती है वो पूरी किट उन्होंने, कहीं खतरा हुआ होगा तो उन्होंने बैरल में डाल के ज़मीन में गाड़ दिया और उसको ऊपर ढक्कन लगा के और उसके ऊपर नॉर्मल कर दिया खेती और हो गई, खेती हो गई। लेकिन उसकी स्मेल जो थी वो नीचे से सीप आउट हो रही थी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कि दिव्या के लिए एक बहुत बड़ा मतलब क्यू था।
और दिव्या ने उस चीज़ को पकड़ा और इंडिकेट किया। और मुझे आज भी याद है जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और उनका डीओ लेटर मेरे पास आज भी है जिसमें उन्होंने ये सारी स्टोरी नरेट की कि ऐसा काम ना उन्होंने कभी देखा था ना मैंने कभी देखा था, जो मेरे हैंडलर ने भी मुझे नरेट किया। ये मुझे आज तक कभी भूलता नहीं है। वाह सर। वाह सर, सबने हाथ खड़े कर दिए लेकिन दिव्या नहीं मानी। यस और वो इनिशिएटिव वाज रियली रियली यूनिक। और ये दिव्या वही डॉग है, मैं आपको इसके बैकग्राउंड में और बताता हूँ। ये दिव्या मैंने बताया पहले रजौरी में थी, तो रजौरी में इसने 2 आईडीज पकड़ ली थी। तो वहाँ पे क्या होता है, हम इंटरसेप्ट करते हैं, आप लोग जानते हैं, Yes, sir. IWCP होती है, इंटरसेप्ट होते हैं। तो पहली जब आईडी को न्यूट्रलाइज इसने डिटेक्ट किया, फिर दूसरी जब आईडी डिटेक्ट किया, तो उसके बाद हमें इंटरसेप्ट्स मिले। वो इस डॉग के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो पंजाबी में बात करते हैं कि ओनू देख ली यार, वो अपना समान उत्थे पहुंचण नहीं दे रहा, वो काले वाले ਨੂੰ देख ली ਉਹਦਾ, because this was a black female Labrador. सर They are talking about दिव्या, बिकॉज दिव्या ने उनके 2 बॉम्ब जो हैं डिटेक्ट कर लिए थे और उनके एफर्ट्स को नेस्तनाबूद कर दिया था। तो उसके बारे में इंटरसेप्ट्स में बात हो रही थी। एंड देन दिस ऑपरेशन केम इन, विच आई, जो मैंने अभी आपको नरेट किया। सर ये जो वाह पकड़े सर। थे वो आरओपी में पकड़े थे, रोड ओपनिंग में, या कैसे? ये रोड ओपनिंग में थे। जो रजौरी वाले जो 2 थे वो रोड ओपनिंग में थे। तो रोड ओपनिंग आपको पता है कितना सेंसिटिव बट बोरिंग काम है, Yes, अरे sir. बहुत बहुत boring, ही sir। मोनोटोनस, Yeah। सुबह से लेके और अर्ली मॉर्निंग। आई मीन मैं सर एक बार ऑडियंस को शायद समझ में नहीं आएगा तो उनको समझाने के लिए बताता हूँ कि यस जब कॉन्वॉय मूव करने से पहले एक रोड ओपनिंग पार्टी जाती है, वो पूरे रास्ते को क्लियर करके कि कहीं आईडी वगैरह लगी तो नहीं है, कहीं एम्बुशेस वगैरह तो नहीं है, पूरे एरिया को सर्च करते हुए जाती है। और उसकी बात करें उसमें डॉग टीम भी होती है। यस। तो रोड ओपनिंग में डॉग टीम, इंजीनियर एफर्ट प्लस इन्फेंट्री एफर्ट्स, आरआर एफर्ट्स, पूरी मिलके एक काम होता है। Yes. बड़ा मोनोटोनस काम होता है। और उसमें डॉग का मोटिवेशन बनाए रखना, और स्पेशली बरीड एक्सप्लोजिव्स, क्योंकि जनरली ब्रिंक्स ऑफ द रोड पे बरी करते हैं। Yeah. तो दिव्या ने वो 2 आईडीज काफ़ी बड़ी जो शायद कॉन्वॉय को टारगेट कर रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि अगर एक डॉग अपनी लाइफ टाइम में अगर एक भी आईडी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है तो वो बहुत बड़ी सर्विस है, क्योंकि कितनी मल्टीपल बहुत लाइफ्स सारे उसने लोगों बचाई की हैं, जान बचा ली सर। जो कि बहुत कंट्रीब्यूशन है। थोड़ा पीछे चलते हैं सर। वी स्टार्टेड स्ट्रेट विथ एन ऑपरेशन, हमारा मॉन्क्स एंड वॉरियर चैनल ही ऐसा है। यस बट सर कितने प्रकार के डॉग्स होते हैं सर फॉर आवर ऑडियंस, और उनके बारे में कुछ ऑपरेशंस आप अगर डिस्कस कर सकते हैं? देखिए, फौज के अंदर एक्सप्लोजिव डिटेक्शन जिसकी हमने अभी बात की, फिर माइन डिटेक्शन डॉग्स होते हैं जो बरीड एक्सप्लोजिव्स माइंस लगाते हैं। हम उन माइंस को, ड्रिफ्टेड माइंस या दुश्मन के इलाके में माइंस हैं और हमें एंट्री करना है, तो उन माइंस को क्लियर करने के लिए डॉग्स बेहद कामयाब हैं, वो हम ट्रेन करते हैं। फिर ट्रैकर डॉग्स होते हैं जो कि अगर कोई मिलिटेंट या कोई टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन करके अंदर आ गया है तो हम उसको फॉलो करना हो, या कोई इंसिडेंट्स करके भाग गया है तो उसको फॉलो करना, Yes. फायर करके, स्टैंड ऑफ अटैक करके। तो इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए ट्रैकर डॉग्स हैं। फिर हमारे यहाँ पे गार्ड डॉग्स होते हैं जो स्टैटिक इस्टेब्लिशमेंट्स को गार्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर एवलांच रेस्क्यू डॉग्स होते हैं जो सर्च एंड रेस्क्यू डॉग हैं, बट स्नो बाउंड एरियाज़ में तो अवलांचेज आते हैं तो उसमें बहुत सक्सेसफुल काम करते हैं ये डॉग्स। Sure. और फिर होता है इन्फेंट्री पेट्रोल डॉग, जो कि आपको आरआर के कॉलम्स, इन्फेंट्री कॉलम्स को एम्बुश डिटेक्शन में मदद करता है कि आगे कोई खतरा तो नहीं है, तो उस खतरे के लिए अलर्ट करता है ताकि हम उस खतरे को भांप के और काउंटर एम्बुश लेआउट कर सकें और दुश्मन के प्लान को फॉइल कर सकें। तो ये इस तरह के ऑपरेशंस रहते हैं। सर ट्रैकर डॉग का कोई अच्छा ऑपरेशन, बिकॉज मैं अपना बताता हूँ सर, जब मैं असम राइफल में पहुँचा था एंड एक लितान पोस्ट पे मैंने टेक ओवर किया, उसी दिन रात में थोड़ी दूर एक ब्लास्ट हुआ, आईडी फटी और कुछ फायर की आवाज़ आई। देन मैंने जेसीयू से डिस्कस किया कि भाई कहाँ है, कौन सा इलाका है। देन वी रियलाइज कि ये होता है ना सर कि मिलिटेंट भी चाहते हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं कि भाई नया कंपनी कमांडर आया है तो ये जोश में आएगा और उस टाइम पे एम्बुश लगा हुआ होगा। तो देन वी वेटेड फॉर सम टाइम, हमने थोड़ी 1-2 घंटे वेट करने के बाद में दूसरा रूट लिया। एंड जो आप ट्रैकर डॉग की बता रहे हैं, तो हमारी पोस्ट पे 2 ट्रैकर डॉग थे सर, तो एक को हम लेकर गए एंड टू माय सरप्राइज सर कि उसने वो पूरा एरिया जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर एलएमजी लगा रखी थी, बिकॉज वो दोनों बाईपॉट के निशान थे वहाँ पर कि अगर पार्टी आएगी रोड से तो उस पर एलएमजी लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है।
8-10 बंदे वहाँ बैठे हुए थे। बट जब हमने दूसरी ऊपर की तरफ से वाला रूट लिया, घूम के पैदल गए, तो वो भाग निकले। ये डॉग जाता है सर उस पूरे इलाके को सर्च करता है और देन ही स्टार्टेड एक कच्चा से ट्रैक पे जाना शुरू कर देता है। 3-4 घंटे सर हम चलते रहे, वो बीच में रुकता रहा, फिर एक झोपड़ी के पास जाकर रुक गया वो, ठीक है। उस झोपड़ी को हमने सर्च किया, मतलब सुबह हो चुकी थी, सर्च किया तो एक बूढ़ी औरत थी, उसने बोला कि वो कुछ बंदे आए थे, चले गए हैं 1 घंटे पहले। अगेन सर ये जाता है, बट वहाँ फिर एक वो पहाड़ी नाला आया, तो फिर वो लॉस्ट हो गया। फिर उसने बताया कि सर टाइम भी बहुत हो गया है और पानी और इस वाले ऑब्स्टिकल पे आके कई बार फिर डॉग डिसओरिएंटेड हो जाते हैं। तो कितनी कैपेबिलिटी होती है सर? आपने कहीं देखा कि इस तरह के ऑपरेशंस में सक्सेसफुल रहे? बिल्कुल, हमने ट्रैकर डॉग्स के बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किए। जैसे मैंने दिव्या का बताया, ऐसे ही मेरा एक बड़ा यादगार ऑपरेशन है ट्रैकर डॉग के साथ। तो हमारे पास एक ट्रैकर डॉग था डस्टिन, ये भी किलो फोर्स AOR की बात है। तो स्नो बाउंड टेरेन था, सर्दियों का दिन था, वैली बिल्कुल बर्फ़ सफ़ेद चादर से ढकी हुई, और ये समय टेररिस्ट के लिए भी उपयुक्त होता है और हमारे लिए भी हंटिंग के लिए उपयुक्त होता है। लेकिन क्योंकि उनको लिए मूवमेंट आसान होता है, क्योंकि बाहर बहुत कम लोग निकलते हैं, सिविलियंस भी नहीं निकलते हैं। तो ये ऑपरेशन था डस्टिन का, जिसमें हमें एक कोई स्टैंड ऑफ अटैक हुआ हमारी एक पोस्ट के ऊपर। तो फौज पे अगर अटैक करेंगे तो फिर उनको रिस्पांस के सर लिए तो तैयार होना पड़ेगा। तो जो आरआर का कॉलम था उसको लगाया गया, मेरा डॉग डस्टिन था, उसको वो डिप्लॉय किया गया और उस डॉग ने ट्रैक किया। और ट्रैक करने के बाद में ये एक इंसिडेंट साइट के बाद? यस, ये इंसिडेंट होने के तुरंत बाद हमने उनको फॉलो करना शुरू किया। सर क्योंकि जैसे ही इंसिडेंट हुआ, रिपोर्ट आई और वो भाग निकले, तो छोड़ना नहीं था। हमने डॉग को सबसे आगे रखा, क्योंकि फ्रेश ऑर्डर को डॉग सबसे अच्छा पिकअप करता है, और बर्फ़ से भरा हुआ एरिया था पूरा, तो डॉग डिफ़िकल्ट था उसके लिए, सभी के लिए, लेकिन उसने फॉलो किया। तो फर्स्ट एनकाउंटर हमारा हुआ जब ट्रैकर डॉग उनको सही दिशा में लेके हाइड आउट्स के पास पहुंचा, तो फायर आया सामने से, और उस फायर फाइट के अंदर 2 टेररिस्ट हमने न्यूट्रलाइज़ किए। और उसके बाद में हालात और टेरेन आपको पता है कितना मुश्किल है, और डिफ़िकल्ट टाइम भी होता चला जाता है। तो फिर वो टेररिस्ट जो बाकी टेररिस्ट थे वो वहाँ से भाग निकले। तो हमने उस ऑपरेशन को वहाँ कॉल ऑफ किया बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस, और अगले दिन सुबह फिर से उस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। वहीं उनके टेल मार्क्स, जो उनके ब्लड ट्रेल्स थे, 2 बॉडीज़ हमने रिकवर की और बाकी के ऊपर हमने फिर लगाया। इस डॉग जो डस्टिन था हमारा, उसने फिर से ट्रैक फॉलो किया और सही जगह हमें लेके गया। सेकंड डे अगेन वी हैड एन एनकाउंटर, और उस एनकाउंटर के अंदर एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो टोटल 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए, लेकिन अभी भी हमें पूरा विश्वास था, क्योंकि वहाँ पे फायरिंग अभी भी आ रही थी, कि अभी और टेररिस्ट बचे हैं। तो थर्ड डे अगेन टेररिस्ट को, या थर्ड द डे, सेम ये 3 दिन का ऑपरेशन था। सर। और ये ट्रैकर डॉग हर बार 4-5 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर तक ट्रैक कर रहा था। तो थर्ड डे अगेन सेम डॉग कंटिन्यूड ऑन द ऑपरेशन, और थर्ड डे जो बचे हुए 2 टेररिस्ट थे उनके साथ फिर एनकाउंटर हुआ, और उन 2 टेररिस्ट को भी एलिमिनेट किया गया। तो वाह सर। मेरे ख्याल में ये फौज की हिस्ट्री में एक बड़ा यूनिक ऑपरेशन है, जिसमें डॉग की हेल्प से 5 टेररिस्ट के ग्रुप को एलिमिनेट किया गया 3 ओवर दिन में पीरियड सर। ऑफ 3 दिन। यस। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटल सक्सेस हो, ये जिसको बोलते हैं ना विराट कोहली वाली परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो बिल्कुल वो सर। डस्टिन हमारा विराट कोहली था, और आज भी हम उसको याद करते हैं। और जब मैं बात कर रहा हूँ मेरे खुद के गूज बम्प्स आ रहे हैं, बिकॉज वो ऑपरेशन एक अलग लेवल का था और इसको रिकॉग्निशन मिला हैंडलर को भी। तो इस तरह के बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन हैं जो हमने देखे अपनी आंखों से। क्या क्या रिकॉग्निशन मिला उसको? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मिला डॉग को। और ऐसे एक फेमस डॉग है मानसी, मेरी नेबरिंग यूनिट की डॉग थी। तो उसको ट्रैकर डॉग थी, उस ट्रैकर डॉग ने ट्रैक किया। देखिए ट्रैकर डॉग की आप समझिए, जब ट्रैकर डॉग चलता है तो बहुत हाई स्पीड पे चलता है। मैंने बताया बॉडी लैंग्वेज में बदलाव होता है जब डॉग को टारगेट ऑर्डर मिलता है। सर। तो उसको जैसे ही ऑर्डर मिलने लगता है उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, क्योंकि उसको टारगेट अपने नज़दीक दिख रहा है। ही इज़ एक्साइटेड, उसके लिए गेम है। ये टेररिस्ट हमारे लिए है और हमने मारना है, डॉग के लिए वो गेम है, क्योंकि उसको हमने जब सिखाया था, ट्रेन किया था, तो उसको हम रिवार्ड देते हैं कि आपने सही ऑर्डर पकड़ा, सही ट्रैक किया, यू हैव ए गुड प्ले विद द बॉल, फूड मिलेगा, बॉल मिलेगी, प्ले मिलेगा, एक बाइट मिलेगी, यू नो, ही इज़ एक्साइटेड फॉर दैट, एंड वो उसी काम के लिए कर रहा है।
तो टेरेन इतना डिफिकल्ट था, कुपवाड़ा का एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, डॉग मानसी की बात कर रहा हूँ, ट्रैकर डॉग मानसी, जो आज भी वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशंस ट्रैकर डॉग का उसने किया। तो बहुत आगे निकल गई मानसी। और बाकी जो विजुअल ट्रैकर्स थे, जो आरआर का कॉलम था इन्फेंट्री का, वो फॉलो अप नहीं कर पा रहा था बिकॉज बहुत डिफिकल्ट पहाड़ी टेरेन था। तो हैंडलर अकेला हैंडलर अकेला जा रहा था क्योंकि ओह। हैंडलर को डॉग के स्पीड के स्पीड से जाना साथ है। मैच करना पड़ता है। चलना पड़ेगा। अगर उसको 2-4 बार डिस्करेज किया तो डॉग गेट्स डिस्करेज्ड कि इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे नहीं जाना, या मेरे लिए इंडिकेशन पॉजिटिव नहीं आ रहा शायद। इट्स तो डेंजरस फॉर इट्स द डेंजरस। Yeah. इसी डेंजर को ही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कितना डेंजरस है। तो हैंडलर उसको फॉलो कर रहा है, और ये सब करते करते वो हैंडलर और जो है वो काफ़ी लंबी डिस्टेंस होता है, अगर तकरीबन 20-25 फीट डिस्टेंस के साथ काम करते हैं। ट्रैकर डॉग आगे होता है, 20-25 फीट लीश के ऊपर, पायलट रोप के ऊपर हैंडलर होता है। तो ये एक केव की तरह एक सिचुएशन थी, हाइड आउट था पहाड़ों में, और वहाँ पे वो टेररिस्ट हादसा करने के बाद आके छुपे हुए थे, और वो कुछ कुकिंग वुकिंग कर रहे थे, अपना आराम से रिलैक्स कर रहे थे। एंड सडनली दे सॉ डॉग कमिंग ऑन टू देम। जैसे उन्होंने डॉग को देखा, वो सब अलर्ट हो गए, वेपन्स उनके पास में थे, और उन्होंने उठा के और फायरिंग शुरू की डॉग के ऊपर। हैंडलर फॉलो कर रहा था, तो डॉग अंदर हाइड आउट में आया, और जैसे ही उन्होंने वेपन्स एक्टिवेट किए, हैंडलर भी आया और देखा अंदर का सिचुएशन, जहाँ पे 3-4 टेररिस्ट थे, और उन्होंने फायर ओपन किया। टारगेट सबसे पहले किसने झेला? मानसी, ट्रैकर डॉग, अच्छा। और उसके बाद में पीछे हमारा जो हैंडलर हैंडलर। था। तो दोनों को इंजरीज हुई, और दोनों को घायल हुए। जो हैंडलर था वो तो इंजर हुआ, लेकिन डॉग उस पूरे फायर फाइट के अंदर उसकी डेथ हो गई, मानसी की, एंड उसको शहीद घोषित करना पड़ा हमें। और ये सब कार्रवाई करके और टेररिस्ट वहाँ से निकल गए, और जो बाकी का कॉलम था वो पेस को मैचअप नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द टेरेन एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इस तरह की नहीं, वो तो रिस्क, थोड़ा टैक्टिकली भी चलते हैं। Tactically भी चलना पड़ता है। जब अगर किसी के पीछे जाना, हाँ, वेट भी है। Yes. तो सब लोग पूरे ट्रैक, क्योंकि एक पॉइंट आता है जहाँ पे एक बंदा ही शायद नेगोशिएट नहीं कर पाता अच्छा। पहाड़ी को। वो अलग बात है कि उस पूरी टीम को जो वहाँ से निकली थी, विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे कमांडोज ने, हमारी टीम ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। बट जो ट्रैकर डॉग जो बिना किसी भय के फियरलेसली जो उसने ट्रैक करके राइट ऑन टू द टारगेट पहुंचा, वो मेरे ख्याल में बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है एक डॉग के लिए। सर इनफैक्ट K9s को हेलिबॉर्न ऑप्स में भी यूज करते हैं, तो उसका किस तरह का फीलिंग होता है? मतलब जैसे हम बंदे को तो सर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर पैरा ट्रेनिंग भी होती है, हेलिबॉर्न की भी ट्रेनिंग होती है, डॉग की किस तरह की ट्रेनिंग होती है? ये लोग डरते नहीं क्या सर? ये आपने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, क्योंकि ये मैंने आई हैव लिव्ड विद इट। सर तो 2000 की बात है, मैंने बताया 2000 से 2003 मैंने मेरी पहली डॉग यूनिट कमांड की विक्टर 4 सेवार में। और वहाँ पे क्या हो रहा था कि पीर पंजाल रेंज पे ऑपरेशंस हो रहे थे, और जब तक हम लोग पहुँचते थे, टेररिस्ट एनकाउंटर्स होते थे, और टेररिस्ट फायरिंग इंसिडेंट्स करके जब भाग जाते थे, और जब तक ट्रुप्स पहुँचते थे, मोबिलाइज होते थे, तब तक वो वहाँ से निकल चुके होते थे, और डॉग टीम्स और हैंडलर पहुँचने में एग्जॉस्ट हो जाते थे। तो वहाँ पे एक पैरा एसएफ बटालियन थी, तो पैरा एसएफ के ऑपरेशंस सक्सेसफुल हो रहे थे बिकॉज वो डायरेक्ट स्लिदर करके नियर द लोकेशन पहुँच रहे थे और फायर कर रहे थे। बट उनको प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि वो पहाड़ी रेंज के अंदर अगर टेररिस्ट लोकेट नहीं हो पा रहा, तो उसको ढूंढना वाज ए बिग चैलेंज। अच्छा। और जब तक हम डॉग लेके जाते थे तो डॉग हो, तो हमने ये सोचा, इनफैक्ट कर्नल बेंस थे पैरा के, Yes, so he was Nine. commanding the unit in खन्नाबल। तो हमने खन्नाबल में उनको देखा, तो उनके इस तरह के पेड़ थे, और उसमें उन्होंने वो मचान बनाई हुई थी, और वहाँ पे रस्सी लटका के, तो मेरे लिए एक नया अनुभव था। मैं तो यंग कमांडिंग ऑफिसर कमांडिंग था डॉग यूनिट का, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। तो मैं वहाँ बैठा तो उनको देख रहा, तो उनके लड़के कमांडोज ना वो स्लिदरिंग कर रहे थे। मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हैं? तो कहते जी हेलीकॉप्टर से स्लिदरिंग करते हैं, फिर हम ये करते हैं वो। तो मेरे लिए नया एक अनुभव था, वो दिमाग में मेरे बात रह गई। और मैंने जब ये विक्टर फोर्स में जब ऑप्स ब्रीफिंग होती थी, तो वहाँ ये चैलेंज आता था कि हम उस मिशन में पकड़ नहीं पाए, वो मिशन हमसे हाथ से निकल गया, वहाँ टेररिस्ट थे लेकिन नहीं कर पाए। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्या हम डॉग्स को हेलीकॉप्टर से कमांडोज के साथ स्लिदर कर सकते हैं? कोई तरीका नहीं था।
तो मैंने लोकल रेजिमेंटल टेलर को लेके हमने एक हार्नेस बनानी शुरू की और कई उसकी कटिंग्स हुई। फाइनली एक हार्नेस बनाई जिससे डॉग को हम अपने बैक पे, पहले मैंने फ्रंट में सेट किया। अच्छा, जब फ्रंट में But सेट वो किया rope- तो मुश्किल हो रही थी स्लिदरिंग में, रोप में, क्योंकि yes, sir. रोप भी वहीं आ रही है। फिर हमने और वेपन भी लेके जाना है फिर हमने उसको बैक में सेट किया और उसको इस तरह से बनाया कि हेड ऊपर रहे, टेल नीचे, क्योंकि ऐसा ना हो उल्टा हो जाए। अच्छा, तो उसकी थोड़ी डिजाइनिंग अलग की, कई कई उसमें एक्सपेरिमेंटेशन हुए। फाइनली एक स्टैटिक स्लिदरिंग प्लेटफॉर्म बनाया। वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैं उसको टच नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम ले जाएगी। और वो स्टैटिक स्लिदरिंग प्लेटफॉर्म बनाने के बाद हमने डॉग के साथ में स्लिदर करना शुरू किया। अपनी पूरी यूनिट में जो भय था, सबसे पहले मुझे स्लिदर करना पड़ा, फिर मेरे जेसीओ साहब को, फिर हमारे सभी लड़कों को और ड्राइवर तक को हमने स्लिदर करवाया ताकि ये डर वाह निकल साहब। जाए कि स्लिदरिंग में कोई भय है। और डॉग को हमने तैयार किया। अब ये तो स्टैटिक हुआ, लेकिन हेलीकॉप्टर से कैसे, जैसे आपने बोला वो डरते तो नहीं है, साउंड, आवाज़, वो Yes, sir. सब चीज़ें। तो हमारे जीओसी साहब थे जनरल जामवाल, इंजीनियर्स के ऑफिसर थे, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक हाफ एन आवर का हेलीबॉर्न एफर्ट हमारे लिए अरेंज किया एयरफोर्स से। मी-17 आ गया खन्नाबल, सॉरी अनंतनाग हाई ग्राउंड पे। अच्छा, और हम यहाँ से मैंने 3 डॉग्स के वो तैयार किया था हेलीबॉर्न स्लिदरिंग के लिए, 3 हैंडलर्स और 3। तो हम वहाँ पहुँचे, हेलीकॉप्टर खड़ा है। सबसे पहले हमने कहा बिना डॉग के करके देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि डॉग का वेट हम सस्टेन ना कर पाए। तो हमने पहला ट्रायल बिना डॉग के मैंने और तीनों मेरे हैंडलर्स ने, हमने चारों ने किया। वी वर सक्सेसफुल, हैप्पी कि अभी हम नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जब राउंड के लिए डॉग लेके जाने लगे बैक पीछे, अच्छा, अच्छा हमें डर था उसकी आवाज़ वगैरह, तो हमने मफल्स लगाए। कॉटन, कुछ हमारे पास सामान नहीं था, कॉटन के हमने मफल्स बना के पैक करके उसके ईयर्स को, क्योंकि डॉग की सेंसिटिविटी 5-7 गुना ज़्यादा होती है सुनने की। तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ सोचिए उसके लिए कितनी अच्छा, गर्जन के बराबर होगी। तो वो सब हमने प्रोटेक्ट किया। उसके बाद हम जब लेने के जाने लगे तो जैसे ही नज़दीक पहुंचे, पायलट महोदय ने हमें रोक दिया। कहते हैं टाइम हो गया। आप डॉग कैसे लेके आ रहे हैं? ओह, तो डॉग तो हेलीकॉप्टर में नहीं जा सकता। तो हमने कहा क्या बात कर रहे हो, हमारे लिए ही तो ये हेलीकॉप्टर आया है, ये डॉग टीम्स की स्लिदरिंग के लिए तो आया है, और किस लिए आया है? अच्छा, तो कहता नहीं सर ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर का एक एयरफोर्स मैनिफेस्ट मैनुअल निकाला और मैनुअल में मुझे एक क्लॉज पढ़वा के दिखा दिया, देखिए एज पर दिस, अगर डॉग को हेलीकॉप्टर में बैठाना है या एयरक्राफ्ट में बैठाना है तो उसको पहले क्रेट के अंदर डालना होगा, अच्छा, और क्रेट के बिना हम नहीं अंदर अलाउ कर सकते। तो मैंने कहा ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉग नहीं है, हाँ, या ये combat है कंपेनी, ये। ये कॉम्बैट, ये कमांडो है, ये डॉग ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं हम। तो ये सोल्जर है, जैसे मैं हूँ वैसे ही ये है। अच्छा, बट ही सेज कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं सर, ये तो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। तो मेरे तो पूरा जैसे मेरा वो सपना टूटता हुआ नजर आया, जो मैं सोच रहा था, जो मेहनत के लिए हम लगे हुए थे। तो मैंने वहीं जाके पास में ही जीओसी साहब को बात किया कि सर ये आपने हेलीकॉप्टर का आधा घंटा दिलाया था, लेकिन ये तो पायलट महोदय मना कर रहे हैं। तो फौज की अच्छी बात यह है कि चाहे वो इंटर सर्विसेज हों, हर चीज़ रिजॉल्व होती है फॉर कॉम्बैट ऑब्जेक्टिव। अच्छा, तो कोऑर्डिनेशन बहुत स्मूथ होता है। तो तुरंत जीओसी साहब ने बात की, जो वेस्टर्न एयर चीफ कमांडर हैं उनसे बात की, और तुरंत पायलट के पास में एक्सप्रेस मैसेज आ गया कि ये डॉग को आप अलाउ करिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट ए डॉग, दिस इज़ ए कमांडो, सो यू काउंट हिम एज ए कमांडो एंड अलाउ देम टू स्लिदर। तो हमने वो स्लिदरिंग ऑपरेशन किया और सक्सेसफुल हुआ, कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद एंड 2001 डॉग्स का में कैसा रिएक्शन था सर? डॉग्स का रिएक्शन देखिए, शुरू में वो हमने शांत, वहाँ पे जो स्टैटिक स्लिदरिंग प्लेटफॉर्म था उस पे हम लोग डॉग को हाइट पे ले जाते थे, उसको फीड देते थे, खेलते थे, प्ले। तो शुरू में जो हेजिटेशन थी वो धीरे धीरे रिवार्डिंग बन गई कि इफ आई एम ऑन द बैक आई विल गेट रिवार्ड, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी एंजॉइंग। एंड वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से उनको हमने उसके लिए तैयार किया। तो जब वो स्लिदरिंग, उसके बाद जब JNK में फर्स्ट असेंबली इलेक्शन हुए 2001 में, तो जो पैरा की एयरबोर्न क्यूआरटीज थी, जिसमें मी-17 के अंदर कमांडोज तैयार थे, वो कोई भी दुर्घटना हो जाए तो उसको तुरंत स्लिदर करके कंट्रोल करने के लिए। तो एक ओल्ड एयरफील्ड में, एक अनंतनाग हाई ग्राउंड में, और एक अवंतीपुर फील्ड में, तो तीनों जगह पे हमारे जो डॉग थे, फर्स्ट टाइम इतिहास में, फौज के इतिहास में, डॉग टीम्स वर पार्ट ऑफ द एयरबोर्न क्यूआरटीज। वाह सो सर, दैट Wow. वाज वेरी मेमोरेबल। अच्छा, अमेजिंग सर। सर पैराशूट से जंप नहीं करते होंगे डॉग्स? नहीं, इसके बाद हम यहाँ रुके नहीं। देखिए हाँ। मेरी जर्नी का यही अच्छी बात है कि हम संतुष्ट कभी नहीं हुए, और हम आज भी संतुष्ट नहीं सर। हैं। बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कमियां हमारे अंदर हैं, बहुत कमियां सिस्टम के अंदर हैं, बहुत डॉग्स में और इम्प्रूवमेंट लाना है।
वर्ल्ड स्टैंडर्ड से भी आगे जाना है। तो जब हमने ये स्लिदरिंग किया तो हमें भी दिमाग में आया कि अगला स्टेप। अगला स्टेप पैरा Yes. जंप क्यों नहीं करें। तो हम पैरा जंप के लिए भी हमने अपने आप को तैयार किया, लेकिन पैरा जंप पैरा कमांडोज पैरा एसएफ बटालियंस में रेस्ट्रिक्टेड होता है। हम आरवीसी के थे तो उतना आसानी से ये मिलता नहीं है, बट गॉड गेव यू अपॉर्चुनिटीज़। वो है ना, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो। तो आई हैपन टू, मेरे को चांस मिला स्पेशल फोर्सेस के साथ काम करने का, जहाँ पे पैरा जंप्स वर कंपलसरी। तो मुझे कंपलसरीली पैरा जंप करने पड़े और मैंने 25 से भी ज़्यादा पैरा जंप किए। सर और वहाँ हमें फिर ये मौका मिला कि हम डॉग को पैरा जंप में लेके आएँ, और हमने स्टैटिक लाइन से डॉग को पैरा जंप्स के साथ किया। अगेन नेक्स्ट स्टेप वाज कि हम फ्री फॉल कर सकते हैं या नहीं, बट दैट वाज यू नो Resources बहुत limited हैं, sir. अदर्स टेरिटरी। Yes, sir. तो अनफॉर्चुनेटली वो वैकेंसी हमें नहीं मिली। रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है सर। यस यस। तो बट स्टैटिक लाइन से पैरा जंप इंडिया के एंड उसका कैसा एक्सपीरियंस था सर डॉग्स के साथ? अमेजिंग। उसमें भी सर अगेन हाँ, उसके अंदर डॉग पीछे नहीं था, बिकॉज पीछे पैराशूट है सर, आपका मेन पैराशूट है। इमरजेंसी पैराशूट आगे होता है, उसके ऊपर हमने डॉग को सेट किया और फ्रंट में डॉग को रखा और उसके साथ हमने फिर- जंप्स किए। अब वही सर, पैराशूट खोलने से पहले बिकॉज जो- जनरली सर हम लोग जो कैरी करते हैं तो जो वेट होता है हमारा रक्षक वो साइड से होता है एंड उसको हम खोल देते हैं सर नीचे। मतलब जब एक हाइट पे आते हैं तो उसको हम खोल देते हैं, वो रोप के साथ में नीचे टच कर जाता है और देन हम ड्रॉप कर तो जाते उसके हैं। दो कंसेप्ट से, एक हमने ट्राई किया जो बॉडी के साथ हमने रखा, आपकी थाइज को रिजर्व सपोर्ट के करते नीचे, हुए। रिजर्व के नीचे। हाँ, रिजर्व के नीचे, तो थाइज के ऊपर सपोर्ट करते हुए। दूसरा हमने रखा जो कि जब आप स्टैटिक लाइन जब आप जंप कर रहे हैं तो डॉग्स को पहले आपने नीचे उतारा, विच इज लाइक 2 से 3 फीट डॉग हार्नेस के साथ में या लटका हुआ है leash के सर। साथ लटका हुआ। मतलब पहले टच कर पहले देगा। डॉग टच पहले करेगा 3 फीट 4 वेट फीट की तरह। Yeah. एंड उसके बाद में आप लैंड करोगे। तो दोनों कंसेप्ट से हमने वो ट्राई किया, एक जो हमारे साथ बॉडी के साथ है और दूसरा जो कि पहले डॉग Free है टच सर, होता है yeah. और आप अपने क्विक रिलीज बकल से उसको रिलीज कर देते सर, हो अच्छा। एंड देन यू टेक ए जंप। तो तकरीबन 4-1 फीट का डिफरेंस रहता है, तो आप क्विकली उसको पुल आउट क्विक रिलीज है तो वो आप उसको करके आप रिलीज कर देते हो। दोनों तरह से हमने किया एंड दोनों में हमें कोई परेशानी नहीं आई, डॉग्स बड़े कंफर्टेबली कर रहे थे एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल। वाह सर। अमेजिंग सर। अभी तो हर एसएफ यूनिट इनफैक्ट अपने डॉग्स के साथ काम करती है सर। और टाइसन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, टाइसन था सर डॉग का 2 पैरा का सर, और उसने बहुत अच्छा काम किया था। तो आपको ये पता है सर स्टोरी क्या हुआ था एक्चुअली? यस, ये टाइसन जो है असॉल्ट डॉग है सर। और ये असॉल्ट कॉन्सेप्ट एनएसजी में शुरू किया था। इनफैक्ट अगर याद है आपको सर, याद हो बहुत प्रैक्टिस तो किया हमने। हमने बहुत काम किया उसके ऊपर। तो टाइसन ने बहुत अच्छा काम किया इस रिसेंटली एक ऑपरेशन के अंदर कि जो असॉल्ट डॉग तैयार किए गए हैं दे लीड द ऑपरेशन, दे द फर्स्ट वन टू स्टॉर्म inside the building or a situation, operational situation, and then others commandos they follow up. तो इसने बहुत ब्रेवरी से काम किया, इंगेज द टारगेट एंड देयर वाज अ फायर कमिंग फ्रॉम, टेररिस्ट ने फायर किया इसके ऊपर। तो एक्स टाइसन जो है काफ़ी इंजर्ड भी हुआ और आपने सोशल मीडिया में देखा होगा काफ़ी अटेंशन मिली डॉग को भी, और डॉग की वजह से वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उन टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया। और टाइसन से पहले आर्मी के और फैंटम, एक्सेल, जूम, ये वो असॉल्ट डॉग हैं जिन्होंने ऑपरेशंस में भाग लिया। और ये पहले वाले तीनों डॉग शहीद हुए उन ऑपरेशंस में, लेकिन टाइसन जो था उसको भी इंजरी हुई, लेकिन टाइसन इज़ परफेक्टली फाइन। तो ये वो एग्जाम्पलरी ऑपरेशंस हैं जिनके लिए सेना जो है इन श्वानों के प्रति काफ़ी गौरव अनुभव करती है। और इसी पैराडाइम के साथ अभी अगले ऑपरेशंस हो रहे हैं और ये कैजुअलिटीज़ बचाने में बहुत मदद करती है। जब कोई भी टीम एंटर कर रही है दरवाजे में, स्पेशली जैसे Yes. अर्बन वॉरफेयर है सर, इसमें आप क्लोज क्वार्टर बैटल में व्हेन यू एंटरिंग और अंदर कोई है जिसको पता है कि यहाँ से फौज आएगी, यस, सो ऑल ही हैज टू डू इज वो पोजीशन करके बैठा हुआ है, जो भी आएगा उसने बर्स्ट मारना है। उसमें अगर डॉग आ जाता है, पहले तो डॉग उसका टारगेट ब्रेक कर देता है, छोटा है, यस, सो ही हैज टू लुक नीचे। Unexpected है। अनएक्सपेक्टेड है, और वो ऐसे चार्ज करता है कि सोचे बिना भी एज ए रिफ्लेक्स यू टेंड टू लुक दैट साइड, तब तक द टीम कैन एंटर। इसी कंसेप्ट को हमने इंडिया के अंदर जब हम एनएसजी में सर्व कर रहे थे तो ये कॉन्सेप्ट हम एनएसजी में लेके आए। यस। पहले हमारे डॉग्स डिफेंसिव रोल्स में थे तो हम उनको फोर्स मल्टीप्लायर कहते थे
ये पहली बार हमने देश के अंदर डॉग्स को ऑपरेशंस को लीड करने के रोल में लेके आए। और ये चर्चा हमारी, ये थॉट हमारा शुरू हुआ जो मुंबई ऑपरेशन था। यस तो अच्छा। वो एक आज भी टेम्पलेट है हम सब के लिए सीखने सिखाने के लिए कि क्या कुछ हम अलग करें कि हमारी उस ऑपरेशनल सिचुएशन में हमारी कैजुअलिटीज़ नहीं हो, सक्सेस रेट ज़्यादा हो, उतना लंबा समय ऑपरेशन ना जाए। तो इस सब पे हमने काफ़ी काम किया। तो एनएसजी के अंदर जब हम आए तो हमने असॉल्ट डॉग जो तैयार किए तो उसमें हमारा एक पैराडाइम शिफ्ट था। हमने पहले जो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम स्टन ग्रेनेड्स और उनकी मदद लिया करते थे, लेकिन उससे क्या है कमांडोज के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट उतना होता था, डिस्ट्रैक्ट अच्छा। डिस्ट्रैक्ट होता था। और तो जब आप एंटर कर रहे हैं धूल मिट्टी Yes, उसके बीच हाँ, में जितनी डिफिकल्टी हमने टेरिस के लिए पैदा की उतनी हमारे लिए हमारे भी लिए पैदा भी होती ऐसा। थी। तो हमने वहाँ पे डॉग को लेके आए। ये डॉग इज बंडल ऑफ एनर्जी। ये नई ब्रीड थी बेल्जियन शेफर्ड मालिनोवा, which is highly energetic, adaptable, quick to learn, have dual tasking, strong nose, strong bite। तो उसके साथ हमने तैयार किया। तो डॉग जो है वो लीड कर रहा है ऑपरेशन में। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, पहली फायर करने की जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, वो टेररिस्ट के पास है, क्योंकि वो अपने हाइड आउट में है और वो आपकी इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सबसे पहला कमांडो आता है। इसलिए हमारे लगभग सभी ऑपरेशन में एक दो कैजुअलिटीज शुरू में हमें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी टू फायर फर्स्ट इज रेस्ट विद द टेररिस्ट। लेकिन इसमें हमने बदलाव किया। तो इसमें डॉग जब लीड करता है और कमांडोज फॉलो अप करते हैं, तो डॉग, जैसे आपने बताया, डायनेमिक टारगेट है। यस तो और इतना छोटा टारगेट है और इतना मोबाइल है और इतना आपके ऊपर पाउंस कर रहा है, तो वो डॉग से सब डरते हैं। तो आपको एक सेकंड के लिए या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है और क्या होना था। और हमारे कमांडोज इतने आला दर्जे के ट्रेंड हैं कि अगर उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिल गया तो ही फायर ए पॉट शॉट। तो उस लहजे से डॉग को भी कोई नुकसान नहीं होना और हम टेररिस्ट को भी एलिमिनेट कर पाएंगे। इसी कंसेप्ट से असॉल्ट डॉग तैयार हुए। एनएसजी में आज हम यूज़ कर रहे हैं, आर्मी भी इसको यूज़ कर रही है। तो ये सब डॉग्स उस लेवल के डॉग्स हैं। इनफैक्ट सर, जब पठानकोट वाला ऑपरेशन हुआ था तो उस समय भी एनएसजी के डॉग्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ब्रिगेडियर गांगुली का हमारा पॉडकास्ट हुआ था सर, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से डॉग भी वहाँ एम्प्लॉय थे यस, ऑपरेशन में सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बड़ा अविस्मरणीय ऑपरेशन था। उसके अंदर हमारे 2 डॉग्स, असॉल्ट डॉग जो तैयार किए गए थे, रॉकेट और रॉकी। ये डॉग्स वहाँ पे ऑपरेशन में डिप्लॉय हुए थे। और अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पे एक बिल्डिंग फायर के ऊपर फायर लग गया था। अच्छा। और डॉग जो रॉकेट था, रॉकेट को उसके अंदर भेजा गया और वो बर्निंग जो बैरक थी उसके अंदर जाके उसने अटैक किया और टारगेट को आइडेंटिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली वो पूरे टेररिस्ट को बाहर नहीं ला पाया कि अंदर फायर फाइट जो भी हुई, लेकिन उसके कपड़े लेते हुए वो बाहर निकाल के लेके आया और ऑपरेशनल टीम को ये बताया कि अंदर टेररिस्ट है। और अच्छा। इस सारे चीज़ के अंदर उसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी बर्न मार्क आ गए थे। और वो जो जलते हुए बैरक से लेके आया, उसके लिए उसने बहुत बड़ी लीड दी अपनी टीम को उस ऑपरेशनल सिनारियो में। बाद में उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन भी मिला, डीजी एनएसजी कमेंडेशन कार्ड भी मिला। एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ रॉकेट एंड रॉकी हमारे स्टार थे सर। एनएसजी में। यस एंड उनको हम दिन भर यही बात चलती थी, रॉकेट भाई, रॉकी भाई। सो उनका नाम भी इस तरीके से लिया जाता था, रॉकी भाई, रॉकेट भाई। सो दे वर लाइक not a dog for anybody. They were like elite commandos who need to be respected, who need Sir. to be given their dues. वेटरन्स। Yes. इनफैक्ट इसी से कनेक्टेड उनको जब अवार्ड मिला था डीजी एनएसजी से, उससे बहुत अच्छा एक इंसिडेंट भी कनेक्टेड है सर। Yes. तो वो जब डीजी एनएसजी ने उनको कमेंडेशन दिया तो मैं साथ में था, तो मेरे से पूछते हैं, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू नेम दैट ग्रेट पर्सन, श्री सुधीर प्रताप सिंह आईपीएस। वो डीजी एनएसजी थे। तो उन्होंने बोला, कर्नल चुग, ये हम इनको कमेंडेशन तो दे रहे हैं, बट इनको पता है कि इनको ये कमेंडेशन मिल रहा है? यस। सो डू दे रिकॉग्नाइज दैट? तो मैंने कहा, सर ये आपने बात बहुत अच्छी और पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ इस तरह की सोच। तो मैंने कहा, सर इनके लिए तो ये नहीं है, मेडल कोई मैटर नहीं करता। तो कहते फिर इनको कैसे पता चलेगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया? तो मैंने कहा, सर अगर आप बहुत सीरियसली इस बात को सोच रहे हैं तो फिर इनको मेडल तो अच्छी बात है, बट इसके साथ साथ इनको कुछ ट्रीट्स अवार्ड दीजिए, क्योंकि इनको एक ही भाषा समझ आती है, खाने की। सर एंड दैट इज़ व्हाट दे एंजॉय।
तो इनको आप कुछ अच्छी ट्रीट्स जो हम रूटीनली नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि ऑथराइज नहीं है, फूड ऑथराइज है तो फूड देते हो आप, और बहुत अच्छा फूड ऑथराइज है, बट वैरायटी ऑफ ट्रीट्स जो मार्केट में आज अवेलेबल है वो शायद हम नहीं दे पाते। तो कहते ठीक है फिर क्या करना है, तो हमने कहा सर अगर आप करते हैं तो 60 ग्राम ट्रीट्स पर डॉग आप रॉकेट और रॉकी के लिए ऑथराइज करिए। तो मुझे बहुत खुशी है, डीजी साहब इस बात के लिए उन्होंने एग्री किया और उन्होंने अपने ऑर्डर से दोनों को 60 ग्राम ट्रीट्स ऑथराइज की पर डे सर। फॉर एक्सक्लूसिवली पर डे फॉर वाओ सर। एंड फिर वो हमने उनको ट्रीट्स आती उनके नाम पे थी लेकिन खाते पूरे डॉग्स थे, टीम जितने थी। भी पूरी एनएसजी की टीम, और वो उस भाषा को समझते थे क्योंकि वो कभी चिकन लॉलीपॉप आ रही है, कभी वाओ कुछ और आ रही हैं चीज़ें, उनके लिए वैरायटी ऑफ थिंग्स जो मार्केट में आती हैं, एंड दे इज टू वैल्यू दैट। सो ये पहली बार शायद देश के अंदर ऐसा हुआ होगा कि किसी को इंसेंटिव मिला इन टर्म्स ऑफ फूड और रेशन, स्पेशल रेशन इन टर्म्स ऑफ सर कि जो उसके लिए यूजफुल है। यूजफुल है, बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल। एनर्जी में हम जब थे सर, आपने एक बहुत अच्छा चीज़ ट्राई किया था, इनफैक्ट हमने इम्प्लीमेंट भी किया था उसको। हम जैसे रूम इंटरवेंशन वगैरह के लिए बड़ी सारी नए नए चीज़ें ट्राई कर रहे थे, 4 व्हील रोबोट्स, 2 व्हील रोबोट्स एंड इवन थ्रू वॉल रडार वगैरह। आपने K9 का इस्तेमाल करवाया था सर, वेयर वी वर डायरेक्टिंग देम उससे, यस, और ये कितना आसान था क्योंकि खुद चलने वाली चीज़ है, सीढ़ी चढ़ने में उसको प्रॉब्लम नहीं, उतरने में उसको प्रॉब्लम नहीं। दिस वाज अमेजिंग सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। सो दिस वाज वन ऑफ द पायनियरिंग इनिशिएटिव। जैसे मैंने पहले कहा, ताज की ऑपरेशन को हम टेम्पलेट लेके चलते हैं। तो जब ताज अटैक हुआ था तो उसके बाद मैं आई वाज पोस्टेड विद स्पेशल फोर्सेस। तो मुझे लगता था कि ऐसा हम क्या करें कि कुछ मतलब हमारा रोल उसमें ऑगमेंट कर सकें, हम कंट्रीब्यूट कर सकें, या जो डिफ़िकल्टीज आ रही थी क्या हम डॉग के माध्यम से कुछ सुधार सकते हैं उसमें। तो मैं स्पेशल फोर्सेस में था, तो अगर आपको याद हो तो ताज ऑपरेशन में जितने समय ऑपरेशन नहीं चला उससे ज़्यादा समय उस पूरे होटल को बाद में क्लियर करने क्लियर में करने हमें में समय लगा। लगा। बिल्कुल सर, यस सर। बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर बॉम्ब्स हो सकते हैं, उसके अंदर टेररिस्ट अभी भी हाइड आउट Yes. छुपे हुए हो सकते हैं। तो हर रूम को क्लियर किया गया ये मान के कि अंदर टेररिस्ट है, तो वो ड्रिल काफ़ी समय लगा उसको। तो मैं स्पेशल फोर्सेस में सबसे पहले मैंने उस पर काम शुरू किया कि क्या बंद बिल्डिंग के अंदर हमारा डॉग बाहर से इंडिकेट कर सकता है कि इस रूम के अंदर ह्यूमंस हैं या नहीं है, वेदर दिस रूम इज़ क्लियर ऑफ ह्यूमन एलिमेंट और प्रेजेंट। तो हमने, हमारे पास एक इन्फेंट्री पेट्रोल डॉग था, तो मैंने उसको बिल्डिंग सिनारियो के लिए ट्रेनिंग शुरू किया और हमने सफलता पाई। हमारा डॉग बिना बिल्डिंग के रूम्स को खोले हुए बाहर से बता पा रहा था ये रूम क्लियर है, ये रूम क्लियर है, इस रूम के अंदर ह्यूमंस हैं। सूंघ के या सुन के सूंघ के सूंघ के yes, because he was picking up the human order and giving us indication. So that was one success, small little success which we got with the dog. फिर उसके बाद हमें ये आया कि क्या हम हैंडलर को ना भेजें और सिर्फ डॉग को अंदर भेजें, क्योंकि अभी तो क्या है कि हैंडलर भी जा रहा है और लगा हुआ है। तो वही बात जो अभी हमने पहले की कि टेररिस्ट जो अंदर बैठा हुआ है उसको पता है कि बाहर से कोई आ रहा है या आ रहा है, वो हमें देख पा रहा है, तो हो सकता है वो हमें टारगेट करे, जो हैंडलर है उसको टारगेट करे, उसकी टीम को टारगेट करे। तो हमने, और डॉग छोटा टारगेट है, नीचे बिना दिखे हुए जा सकता है, तो हमने सिर्फ डॉग को भेजना शुरू किया। अब जब डॉग को आप अपने से दूर भेजते हो तो कम्युनिकेट कैसे करोगे? हमारी कम्युनिकेशन इज़ व्हेन दे आर वेरी क्लोज टू अस, जब वो हमारी वर्ड ऑफ कमांड सुन पा रहे हैं और हमारे साथ लीश पे हैं, सो हम लीश से उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट व्हेन दे आर अवे फ्रॉम अस, दैट वाज अ डिफ़िकल्टी। तो हमारे पास कुछ नहीं था, बट एक इच्छा शक्ति थी कि करना है। तो हमने मोटरोला सेट्स और वॉक्स यूनिट जो स्पेशल फोर्सेस में हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो हमने एक वॉक्स यूनिट स्पेशल, एक हमने हेड हार्नेस सी एक बनाई। आपने बनवाए? यस, हमने बनवाया और वो वॉक्स डॉग के कान में हमने फिट कर दिया, और उसका जो रिसीवर यूनिट है वो उसकी बैक के ऊपर लगा दिया, और दूसरा ट्रांसमीटर हमारे पास हो गया। तो हमने डॉग से कम्युनिकेट करना शुरू किया, पहले बिल्कुल सामने, फिर धीरे धीरे वो डिस्टेंस हम बढ़ाते चले गए। डॉग इज़ अवे फ्रॉम अस, एंड ओबीडियंस एक्सरसाइज, सिंपल सिट डाउन स्टे कम गो, सिंपल एक्सरसाइज। एंड मेरे टू माय अमेजमेंट डॉग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, मोटरोला सेट्स के अंदर वॉक्स यूनिट में एक डिस्टर्बेंस आती है, एक बहुत Yes, sir. साउंड Noise है, sir. नॉइस होती है, डॉग्स बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव होते हैं, और डॉग के कान के अंदर हम वो सब बोल रहे हैं, नॉइस इज देयर। लेकिन
ये सब भी तब हो रहा है व्हेन यू आर एबल टू वॉच द डॉग लाइन ऑफ साइट। जैसे ही डॉग लाइन ऑफ साइट से दूर हो गया, अब मुझे नहीं पता कि डॉग क्या कर रहा है और कहाँ है और क्या कर सकते हैं। तो मेरा दूसरा चैलेंज था कि क्या मैं नॉन लाइन ऑफ साइट में कर सकता हूँ, लेकिन कोई तरीका नहीं था। तो मैं हर साल विदेश जाता रहा हूँ पिछले 15-20 साल से सीखने के लिए। तो मैं एक फॉरेन सेमिनार में था यूएस में। तो वहाँ जीआईजीएन जो फ्रांस की यस सर। स्पेशल Yes, फोर्सेस है, तो उसका एक डॉग हैंडलर था। उसने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, वो भी इन्हीं लाइन पे सोच रहा था। तो उसने एक K9 विजन सिस्टम डेवलप किया जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम था, ऑडियो वीडियो था। सो और आप कम्युनिकेट कर सकते हो डॉग के साथ, और डॉग के कैमरा सिस्टम उसने फिट किया ऑन द गॉगल्स, एंड जो डॉग देख रहा है वो आपको लाइव आपकी टैब के ऊपर, आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे आ रहा है। तो दैट वाज अमेजिंग, एंड मुझे लगा शायद यही वो प्रोडक्ट है जिसके लिए मैं भी काम करना चाहता हूँ। लेकिन वो प्रोडक्ट तब तक डेवलप नहीं हुआ था। तो आई हैपन टू अप्रोच हिम कि क्या हम इस पे काम कर सकते हैं अगर आप ये इक्विपमेंट दें। तो मैं वापस आया तो डीजी एनएसजी साहब से मैंने बात की कि सर ये हम डुएबल है और हमारे ऑपरेशंस के लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। एंड जैसे एनएसजी एक एलीट फोर्स है और वहाँ डीजी की पावर्स भी एक अलग लेवल पे हैं, तो हमें वो इक्विपमेंट हमने प्रोक्योर किया। और मैं बताऊँ, वो वर्ल्ड में पहली हम ऑर्गेनाइजेशन थे जिसने वो इक्विपमेंट प्रोक्योर किया। इवन फ्रांस की जीआईजीएन को भी बाद में लिया उन्होंने, पहले हमने उस प्रोडक्ट को प्रोक्योर किया। एंड हमने उसके ऊपर काम करके काफ़ी इनपुट भी दिया, जिससे वो प्रोडक्ट आज भी अवेलेबल है, बहुत रिफाइंड हो गया है। लेकिन वी वर द पायनियर एंड वी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दैट। तो हमने यहाँ पे जब डॉग्स की ट्रेनिंग शुरू की, हमें बहुत ज़्यादा आता नहीं था, सिर्फ एक इच्छा शक्ति थी कि करना है हमने। तो हमारे एनएसजी का रेजिंग डे आ रहा था और हम चाहते थे कि ये हम काम करके रेजिंग डे में दिखाएं, डेमोन्स्ट्रेट करें। डेमोन्स्ट्रेट करें। तो ये अगस्त की बात है जब ये फॉरेन से हमारे पास प्रोडक्ट आया, और 16 अक्टूबर को एनएसजी का रेजिंग डे होता है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हमारे पास 3 महीने से भी कम समय था। और जो फॉरेन वेंडर आया था उसको हमने बोला था कि आप डेमोन्स्ट्रेट भी करिए। तो उससे डीजी एनएसजी पूछ रहे थे कि जेंटलमैन ये कितने दिन में हम तैयार कर पाएंगे। तो उसका जवाब था कि सर लगभग साल भर में। और जब ये बोले तो डीजी एनएसजी ने हमारी तरफ देखा कि आपने तो बोला था कि हम जल्दी कर देंगे। हाँ। तो फिर उनका दूसरा सवाल था कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम फास्ट ट्रैक करें तो कितने टाइम में ये कर पाएंगे। तो कहते सर अगर आप पूरे फास्ट ट्रैक बहुत जोर लगाओगे तो 6 महीने, और हमारे पास सिर्फ 3 महीने ही थे। तो डीजी साहब ने मेरी तरफ देखा, तो हमने कहा सर ये फॉरेन स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे अलग है। हमारे अलग है। हम आपको 3 महीने में हमारे डॉग करके दिखाएंगे, आप उनकी बातों पे मत जाइए। और हम आपको, हमारे डॉग भी इंडियन है। डॉग भी इंडियन है और हम भी इंडियन है। पूरे वर्ल्ड में इंडियंस ने अपना सिक्का धाक जमाई है, तो हमने कहा हम करके दिखाएंगे। और वही किया हमने। हमने अब डॉग्स को K9 विजन सिस्टम पे डायरेक्शनल ट्रेनिंग दी, और एनएसजी का डेमो जिसमें गृह मंत्री उन दिनों राजनाथ सिंह थे, वो मैं था आए सर उसमें। और हमने वो डेमो करके दिखाया। और हमारे 8 असॉल्ट डॉग हमने उसके ऊपर तैयार करके दिखाए जो डायरेक्शनल ट्रेनिंग कर रहे थे। और अगर कल को दोबारा अगर ताज होता है तो एनएसजी के वो डॉग बिना हैंडलर के अंदर जाएंगे, आपका पूरा सर्वेलेंस की रिपोर्ट्स आपको लाइव इनपुट देंगे। वो आपको जो डॉग देख रहा है वो आप देख पाएंगे, डिसीजन रियल टाइम में टैक्टिकल डिसीजन और ले आप जहाँ पाएंगे। बताएंगे वहाँ जाएगा वो। और वहाँ आप जाएगा। उसको जहां बोलोगे वहां जाएगा, जहां टारगेट है वहां जाएगा, अटैक करेगा, स्निफ करेगा, आपको जैसे इस्तेमाल करना है। ओ वाह, स्निफ भी करेगा तो। यस। तो ये इस लेवल पे डॉग्स को तैयार करने का एक बहुत ग्रेट अनुभव था, और आज भी हमें प्राउड है उस काम के लिए। और एनएसजी के लिए तो खैर लॉट ऑफ थैंक्स दैट हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। सर एनएसजी टेन्योर आपका 31 अक्टूबर को ख़त्म हुआ और 1 नवंबर को आप होम मिनिस्ट्री के एक बड़े सेलेक्टेड प्रोजेक्ट में पहले से ही हैंड पिक होकर तैयार बैठे हुए थे। तो मतलब इनफैक्ट बाय नेम आपको चुना गया सर उसके लिए। शायद आपकी काबिलियत और जो रिकमेंडेशंस थी इतनी स्ट्रॉन्ग थी। एंड 31 अक्टूबर को आपने अपनी एनएसजी की यूनिफॉर्म और फौज की यूनिफॉर्म हैंग करी और 1 नवंबर को आप दूसरी यूनिफॉर्म लगा के वहाँ पहुँच गए सर। ये सही है कि हैंड पिक किया गया। एक्चुअली हमने एनएसजी में बहुत काम किया, जैसे आप एग्री करेंगे, हम सर। काफ़ी बातें कर भी रहे हैं उसके बारे में। और इसके अलावा भी बहुत इनिशिएटिव्स हमने वहाँ पे लिए, बहुत काम किया। तो ये सारा काम गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं देख रहा था, क्योंकि वहाँ से डिग्नेटरीज आते हैं, होम मिनिस्टर्स भी आते हैं। तो मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले रहा था,
अच्छा क्योंकि मेरे को माई मदर वॉज टर्मिनली इल, तो मैं उस कारणों से ले रहा था। तो कहीं ना कहीं ये बात डीजी एनएसजी और गृह मंत्रालय में हुई कि ये रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो अगर इनकी सर्विसेज आप ले सकते हैं तो वाई नॉट, यू नो, बिकॉज लॉट ऑफ वर्क ही हैज़ डन विच कैन बी यूटिलाइज इन द CAPFs एंड अदर पुलिस फोर्सेज। तो मेरे को उस उद्देश्य से वो मौका दिया और मैंने भी उसको स्वीकार किया, क्योंकि ये अब एक लार्जर कैनवास था, प्लेटफॉर्म ये था। क्या प्रोजेक्ट था सर? ये उन्होंने क्या किया, फिर मुझे एक पुलिस K9 सेल स्थापित की पुलिस मॉडर्नाइजेशन डिवीज़न में। अच्छा और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इसके लिए जो उस समय के एडिशनल सेक्रेटरी थे श्री विवेक भारद्वाज, वो, और DG NSG थे श्री सुदीप लखटकिया। तो इन लोगों का इनिशिएटिव था कि इसको हम और कंसोलिडेट करें, जो काम अभी तक हुआ है इस विषय में उसको हम और आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने एक पुलिस K9 सेल बनाई और मेरे को उसको हेड ऑफ द पुलिस K9 सेल बना के वहाँ पे दिया विद दिस मैंडेट कि इसको आप सभी पुलिस फोर्सेज को ऑगमेंट करिए। तो हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया, तो हमने स्टैंडर्डाइजेशन की कोशिश की और हमने एक कल्चर लाने की कोशिश की कि कैसे हम इस सब्जेक्ट को मॉडर्नाइज करें। तो दो चीज़ें थी उसमें मिलके, पहली तो जो हम ओल्ड स्कूल ऑफ ट्रेनिंग जो कि फोर्सफुल होती है, डोमिनेंस बेस्ड होती है, जिसमें डॉग को आप प्रेशराइज करके काम करते हैं। दूसरा है मॉडर्न स्कूल ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें आप रिवार्ड एंड री इन्फोर्समेंट और मार्किंग द बिहेवियर ऑफ द डॉग, जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है उसके ऊपर आप काम करते हैं। तो वो हम सिखाना चाहते थे पुलिस फोर्सेस में। तो हमने उसके ऊपर बहुत प्रयास किया, वर्कशॉप्स किए, एक एक फोर्स में जाके हमने 3-3 दिन 5-5 दिन के वर्कशॉप्स लगा के उनको सिखाया। प्लस हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया कि कैसे डॉग का सिलेक्शन करना है, कैसे डॉग हैंडलर का सिलेक्शन करना है, कैसे इवैल्यूएशन करना है, असेसमेंट करना है डॉग का, ट्रेन डॉग कैसे उसको क्रेडिबल रिलायबल बनाना है। इन सब के ऊपर बहुत काम हुआ। हमने डॉग ब्रीडिंग की कैपेसिटी बढ़ाई CAPFs को कि वो खुद अच्छे क्वालिटी डॉग प्रोड्यूस कर सकें। तो सेलेक्टेड 3-4 फोर्सेस को हमने ब्रीडिंग स्टॉक ऑथराइज किया, उनकी ऑथराइजेशंस बढ़ाई, तरह तरह के और नए नए हमने एक्सपेरिमेंट किए। तो और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ एक इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि हम सब अपने अपने साइलोज में काम कर रहे थे, एक दूसरे से सीख नहीं पा रहे थे। अच्छा तो मैंने NSG में, अगर आपको याद हो, तो पहला इंटरनेशनल सेमिनार किया हमने 2017 में, सितंबर 2017 में, जिसमें 400 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए और वो देश का पहला K9 सेमिनार था गृह मंत्रालय का। तब हमारी रिकमेंडेशंस थी कि ये सेमिनार एनुअल होना चाहिए, लेकिन वो किसी ने ध्यान नहीं दिया और डेस्टिनी ने मुझे उसी पोजीशन में बैठा दिया और वो हमने अपनी रिकमेंडेशंस निकलवाई और फिर हमने एडिशनल सेक्रेटरी और उनको अप्रूव किया करवाया। तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारी रिकमेंडेशंस को हम ही अप्रूव कर रहे हैं। और आज हम उस इकोसिस्टम के अंदर एनुअली एक पुलिस K9 MHA का पुलिस K9 सेमिनार होता है, जो वन ऑफ द CAPF रोटेशनल बेसिस पे करती है। एक हमने उस सेमिनार में एक दूसरे से सीखने को मिलता है। एक हमने पुलिस K9 जर्नल पब्लिकेशन शुरू किया, जो 100 पेज का जर्नल है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंगली आज भी याद है कि जब एडिशनल सेक्रेटरी के पास मैं प्रपोजल लेके गया, श्री विवेक भारद्वाज, तो उन्होंने बोला कि कर्नल चुग, विल यू बी एबल टू पब्लिश 100 पेज जर्नल? आपको लगता है हम कर पाएंगे? मैंने कहा सर मुझे तो लगता है ये ईयरली इश्यूज, ये ईयरली नहीं है, ये बाई एनुअल है, 6 मंथ 6 मंथली। तो हर 6 मंथ में आपको हर 6 मंथ्स में 100 पेज का जर्नल। तो उनको ही वॉज इन डिसबिलीफ कि ये हो पाएगा। मैंने कहा यस सर हो पाएगा। तो फिर भी उनको मेरे कहने के बावजूद भी वो आश्वस्त नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि, एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स, कि कर्नल चुग, MHA वैसे तो कोई जर्नल पब्लिश करता नहीं है, हमारी संस्थाएं जो एफिलिएटेड हैं वो करती हैं जो पब्लिकेशंस। MHA कोई पब्लिकेशन डायरेक्ट हम नहीं करते हैं, बट अगर आप फिर भी 10 पेज का भी कम्युनिकेशन लगा लेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हैप्पी विद दैट। सो डोंट गेट प्रेशराइज्ड ऑफ 100 पेज जर्नल बिकॉज दैट इज समथिंग टू मच। तो मैंने विश्वास दिलाया, सर आप आश्वस्त रहिए, हम अच्छे से करेंगे, इसको हमें मौका दीजिए। और हमने करके दिखाया और हमारी खुशकिस्मती अच्छी, और जो एडिशनल सेक्रेटरी थे, जब उन्होंने 100 पेज का जर्नल उस फॉर्म में देखा और उसका अनावरण करने के लिए हमारे जो ऑनरेबल गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने खुद उस जर्नल का अनावरण किया जनवरी 2020 में, पहला इशू। और उसके अंदर आर्टिकल्स हम विदेश से ऑथर्स के आर्टिकल्स लेके आए, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे अपने जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया।
हमने उसको बड़ा इंटरेस्टिंगली कई सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया और हमने हमारा मंत्रा क्या था, देयर इज़ नो सीक्रेट इन दिस सीक्रेट। इससे पहले तक सब इसको अपना अपना सीक्रेट समझ के कि मैं अपनी ट्रेनिंग किसी दूसरे को नहीं बताऊं वरना वो सीख जाएगा। लेकिन हमारा क्या सोच थी कि जितना हम शेयर करेंगे उतना Grow हम करेंगे। भी आगे बढ़ेंगे और Yes. दूसरी संस्थाएं भी आगे बढ़ेंगी और हमने सबको आगे बढ़ाना है। तो इसलिए एक दूसरे का अनुभव इसमें लिखें, सेमिनार्स में बात करें। तो पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने के पीछे हमारा बहुत योगदान रहा उस गृह मंत्रालय के टेन्योर में। और उनका हमारा जो मोटिव हमने चुना था, मेन स्ट्रीमिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ पुलिस सर्विस K9s इन द कंट्री। तो मेन स्ट्रीमिंग भी हमारे यहाँ हुआ नहीं हुआ। अगर आप विदेशों में देखोगे तो बहुत सारी ऐसी जगह पे हैं जहाँ डॉग्स लगे हुए हैं, हमारे यहाँ उनको अभी मेन स्ट्रीम करना भी ज़रूरी है। बहुत संस्थाएं हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे डॉग्स को अभी इंटीग्रेट करना। तो मेन स्ट्रीमिंग वाज वन पार्ट एंड सेकंड वाज ऑगमेंटिंग द परफॉर्मेंस, जो हमारे अभी डॉग्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को और आगे लेके जाना। तो इसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया। सर, आपने जो ये पुलिस डॉग सेंटर खोला हुआ है सर, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस इनफैक्ट, इसके पीछे क्या विजन रहा है सर आपका? देखिए, मैंने 3 साल जब गृह मंत्रालय के साथ काम किया तो फिर मुझे अनुभव और भी अलग लेवल पे हुआ और मैंने जब वो टेन्योर कंप्लीट किया तो मुझे लगा कि जो इंस्टीट्यूशनल गैप्स हैं उनको सिर्फ गृह मंत्रालय या पुलिस संस्थाएं अकेले अपने लेवल पे हैंडल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल। तो आपको अपने सारे पुलिस डॉग हैंडलर्स, ट्रेनर्स को नए पद्धतियों पे, नए स्कूल ऑफ ट्रेनिंग, जो मार्किंग ऑफ द बिहेवियर या उसके ऊपर काम करना है, तो सिखाने के लिए। और फिर जुडिशियल एडमिसिबिलिटी, हमारे जो पुलिस डॉग्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी और कोर्ट के अंदर उनकी मान्यता हो, इसमें भी कई खामियां थी। इनके अंदर भी कई चीज़ें थी जिन पे काम नहीं हुआ। तो हमें ये सब सोचते हुए हमने ये पुलिस डॉग सेंटर की स्थापना की और हमने देश के नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, सर, जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, सर इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पहल है, इसको फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित करने की, गांधीनगर बेस्ड यूनिवर्सिटी है, उनके साथ हमने मिल के हमने डिप्लोमा K9 फॉरेंसिक शुरू किया। और ये वो प्रोग्राम है, पायनियरिंग, वर्ल्ड में पहला प्रोग्राम है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी शिक्षा के अंदर डॉग ट्रेनिंग को हमने इंटीग्रेट किया और हमने डॉग ट्रेनिंग को एक सब्जेक्ट का नाम दिया, एक एकेडमिक डिसिप्लिन बनाया, K9 फॉरेंसिक्स। तो K9 फॉरेंसिक्स के अंदर हम स्टूडेंट्स को, जो ज़्यादातर पुलिस से आते हैं, लॉ एनफोर्समेंट से आते हैं, प्लस सिविल में जो एंथुजियास्ट हैं, तो हमने आज ये सब्जेक्ट ओपन किया है जिसमें जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इस चीज़ को सीख सकता है 6 महीने के डिप्लोमा में। और बड़ा इंटरेस्टिंगली हमने डेवलप किया है, क्योंकि हम चाहते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो पहले 4 महीने, टोटल 6 महीने का कोर्स है। फर्स्ट 4 मंथ्स ऑनलाइन ट्रेनिंग टीचिंग है और लास्ट 2 मंथ्स स्टूडेंट्स मेरे ट्रेनिंग सेंटर में आते हैं और यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो सब हम उनको करवाते हैं। हम उनको एक डॉग देते हैं, उस डॉग के साथ उनको हैंडलिंग, ट्रेनिंग, कैसे नए डॉग तैयार करने हैं फॉर डाइवर्स ऑब्जेक्टिव्स, और ये सब नए स्कूल ऑफ ट्रेनिंग, प्लस फॉरेंसिक एडमिसिबिलिटी, जुडिशियल एडमिसिबिलिटी, उसका ध्यान रखते हुए। तो इनकी स्टैंडर्डाइजेशन के साथ, एक्सेप्टेबल लेवल्स के साथ ये सब काम हो, उस उद्देश्य से ये हम काम कर रहे हैं। और हमने कोलैबोरेट किया है फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ। आई एम मेंबर, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन डिटेक्टर डॉग्स। हम चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट को हम सिर्फ फोर्सेस तक लिमिट ना रखें, क्योंकि देश को आउटसाइड द फोर्सेस, प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में भी बहुत, वो भी हमारे नेशनल एसेट्स हैं। अगर आज Yes. प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर रिफाइनरीज हैं या कोई इंडस्ट्रीज हैं, पावर प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, दे आर ऑल्सो योर नेशनल एसेट्स, उनको भी सुरक्षा चाहिए। तो उन सुरक्षा में भी डॉग्स टीम्स का बेहद अच्छा योगदान है। तो वो हम रेस्ट्रिक्ट ना करें और मोनोपोलाइज ना करके हम वहाँ भी इस सुविधा को दें। तो इसलिए हमने ये दरवाजे खोले हैं लोगों को आने के लिए, जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो इस कोर्स को करें। एंड सर, आप यहाँ पर केवल कोर्सेज कराते हैं या जैसे कुछ लोग होंगे जो व्यूअर्स हैं जिनके पास में डॉग्स हैं, जर्मन शेफर्ड्स हैं या कुछ और डॉग हैं, एंड वो अगर चाहते हैं कि उनके डॉग को बेसिक ट्रेनिंग मिल जाए, तो क्या उस तरह का भी कुछ प्रावधान है? बिल्कुल है। सर, हम मेरे लोग पास एक बहुत बदमाश पप्पी है सर, हम्म, शिजू है, लेकिन जान ले रखी है उसने।
तो आप उसका भी ट्रेनिंग करा सकते हैं। यस हम लोग, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम उन स्टूडेंट्स को डाइवर्स एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। सर तो हम जो पुलिस डॉग्स, मिलिट्री डॉग्स, फोरेंसिक डॉग्स, अलग अलग पर्पजेज़ के लिए जो हम तैयार कर रहे हैं, उसके साथ साथ जितने तरह तरह के डॉग्स को वो हमारे स्टूडेंट्स हैंडल करेंगे, उतना वो उसमें एक्सपर्ट होते Expert चले होगा। जाएंगे। और जैसा मैंने बताया, नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अनुसार हमने इसकी क्वालिफिकेशन भी इस तरह से रखी है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को महत्व दिया गया है। क्योंकि ज़्यादातर जो डॉग ट्रेनर्स हैं हमारी सिविल सोसाइटी में, वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, वो 10वीं 12वीं पास हैं या उनका एजुकेशन वो लेवल, लेकिन ग्राउंड पे बहुत अनुभव है। तो हमने इसलिए इसकी क्वालिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रखी है। लेकिन अगर ग्रेजुएट नहीं है तो 12वीं के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस, उसको भी हम मान्यता दे के एडमिशन दे रहे हैं। तो 12th प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस आर ऑल्सो वेलकम्ड, बिकॉज उस एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम वैल्यू दे के उसको भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम ये जो डॉग्स हैं जो सिविल से आते हैं, प्रॉब्लमेटिक डॉग्स, बिहेवियर मॉडिफिकेशन डॉग्स, या जैसे आपका पपी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उनको सुधारने का भी जिम्मेवारी हमने उठाई हुई है। हम वेलकम करते हैं और हमारे बोर्ड एंड ट्रेन प्रोग्राम्स हैं जिनके अंतर्गत हम उनको 3 महीने का प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है या बेसिक ट्रेनिंग देनी है, एडवांस ट्रेनिंग देनी है, वो सब हम काम इसी इनिशिएटिव के माध्यम से करते हैं। तो लगभग सब 3 महीने का टाइम लगता है। Yes. 3 महीने वो डॉग यहाँ रहेगा यस, एंड वो बेसिक ट्रेन हो जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि जो होम डॉग ट्रेनर्स की बात जब हम करते हैं तो क्या होता है कि वो वीक में 2-3 बार आके ट्रेनिंग, उससे बदलाव नहीं आ पाता आसानी से, जब तक कि डॉग उस बिहेवियर, उस एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग ना करके उसकी आदतों में बदलाव ना ला दिया जाए। तो जो बोर्ड एंड ट्रेन प्रोग्राम है वो बहुत हद तक मदद करता है बिहेवियर को मॉडिफाई करने में, नई परिस्थिति में एकोमोडेट करके उसको नए तरीके की आदतें डालने में। तो वो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव रहता है कि अगर 3 महीने अलग अलग एनवायरनमेंट में जब डॉग रहता है, तो एक बेसिक कोर्स हम चलाते हैं इनिशियल ओबीडियंस एंड फाउंडेशन के लिए, और अगर किसी की एडवांस रिक्वायरमेंट है तो फिर एडवांस कोर्स अनदर 3 मंथ्स के लिए हम चलाते हैं। तो सर वो 3 महीने बाद जब वो घर जाएगा सर अपने जो ऑनर हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पता लगा वो उन्हीं को भूल गया कि नहीं, इतना आसान नहीं सर होता। डॉग की एफिलिएशंस, एफिनिटी रहती है। दूसरी चीज़, हम जब उनको देते हैं तो हम उसमें हैंडलर जो उनके पेट पेरेंट हैं उनको भी ट्रेन करते हैं, उनको भी बताते हैं हमने क्या किया और कैसे किया और आपको क्या करना है और कैसे अच्छा। करना है। तो वो कुछ क्लासेस हम उनकी भी चलाते हैं उनकी सुविधा के अनुसार, ताकि वो घर जाके ये नहीं है कि ये बदमाश दोबारा से पुराने मोड में आ जाए। तो ये नए तरीके के हैंडलिंग, क्योंकि उसमें हैंडलर ट्रेनिंग, पेट पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी बिल्कुल उतनी सर। इम्पोर्टेंट है। सर सर अभी आप पेट पेरेंट्स की ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो हमारे जो सिविल ऑडियंस है जिनके पास पेट्स है जैसे मेरे तरह, हमारे लिए अगर कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे सर? बेसिक टिप्स। बेसिक टिप्स। देखिए, जैसे आप अपने बच्चों के हैंडल करते हैं, कुछ ऐसा ही पेट डॉग ट्रेनिंग है। सो मोटी बात यह है कि डॉग को समझ आना चाहिए, आपको ये बताना है कि एवरी एक्शन विल हैव ए कॉन्सिक्वेंस। ए गुड एक्शन विल इनवाइट गुड कॉन्सिक्वेंस, ए बैड एक्शन विल इनवाइट बैड कॉन्सिक्वेंस। व्हाट इज बैड सर? डंडा? आई मीन यू हैव टू डंडा तो हम नहीं करेंगे, तो उसमें जो आज की नई पद्धति है हम उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। तो एक तो आपने रिवार्ड देना है, और एक विद होल्डिंग द रिवार्ड इज ऑल्सो ए पनिशमेंट फॉर द डॉग। आप रिवार्ड नहीं दे रहे हो और डॉग समझ रहा है कि मुझे रिवार्ड क्यों नहीं मिल रहा है, और जब वो काम सही कर रहा है एंड देन यू आर रिलीजिंग द रिवार्ड। सो इट इज नॉट दैट एवरी टाइम यू हैव टू पनिश द डॉग। withholding the reward is equally a good punishment. तो दिखाओ कि दूंगा मैं बट Yes, आप काम दोगे करो। तब when you'll do this thing. And dog is quick to understand that and quick to learn. So positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative तो इन सब का combination लेके हम चलते हैं. Basically we develop a language of communication with the dog. तो हम बड़े ही उसके साथ एक कम्युनिकेट करने का एक माध्यम तैयार करते हैं, और वो माध्यम रिवार्ड से रिलेटेड है, और ही नोज कि ये करने से तो उसमें जो डिजायर्ड बिहेवियर है वो बढ़ता चला जाता है, जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है वो कम होता चला जाता है। तो इस लाइन पे तो वो जैसे मैंने बताया एक्शन के साथ कंसिक्वेंस, तो डिजायर्ड एक्शन विल इनवाइट डिजायर्ड कंसिक्वेंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस, अनडिजायर्ड बिहेवियर will invite unsolicited action. So that is how we try to deal with it. सर अभी बड़े सारे न्यूज़ में आपने देखा होगा, प्रिंट में भी, मीडिया में भी बड़े सारे केसेस थे कि जहाँ पे डॉग बाइट के ऊपर बड़ा हल्ला हुआ
कि डॉग बाइट केसेस बढ़ते जा रहे हैं एंड लोगों ने सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कुछ बोलते हैं कि इस पर रोक होनी चाहिए, कुछ बोलते हैं कि नहीं, डॉग्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो जनरली ये डॉग बाइट केसेस किस तरह के सर्कमस्टांसेस में होते हैं? मतलब क्या सभी डॉग काटते हैं सर, या कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं हम लोगों के जिसकी वजह से डॉग काटता है सर? देखिए, ये आप बात सही कह रहे हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ पे। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं है कि जस्ट रिमूव द रूट कॉज। हमें डॉग्स हमारी विसिनिटी में हमारे आसपास हैं, उनके साथ रहना है। लेकिन जैसे कुछ डॉग्स हैं, उनको हमें ट्रेन करने की ज़रूरत है। सो एक अच्छा केसीआई का प्रोग्राम है, कैनाइन गुड सिटीजन प्रोग्राम। तो डॉग्स को हमें ये ट्रेनिंग भी देना है। जैसे कई विदेशों में प्रावधान है कि आप डॉग नहीं रख सकते अनलेस द डॉग हैज़ बीन ट्रेन्ड एंड पास्ड आउट सर्टेन टेस्ट, एंड दैट टेस्ट इज़ नथिंग बट कि ये डॉग समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक खतरा नहीं है। ही इज़ लाइक सोशलाइज, ही इज़ एनवायरमेंटली स्टेबल, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह की हैंडलिंग हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो कुछ पेट तो कई पेरेंट्स लोगों को जानता हूँ सर हाँ। जो शायद फिट ना हो इसमें। That's on the lighter side. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये हमें डेफिनेटली मतलब एक अलग एक्सट्रीम पे ले जाती हैं। सर तो उसमें देखिए, अगर डॉग को हमने अपब्रिंगिंग ठीक नहीं की है और डॉग को सोशलाइज नहीं किया है, उसको कभी एक्सपोजर ही नहीं दिया या केज रखा है, तो डॉग के नेचुरल ड्राइव्स को तो आप नहीं रोक पाएंगे, उसकी नेचुरल प्रे ड्राइव को। तो इस फिर कुछ तरह के सर्कमस्टांसेस कभी क्रिएट होते हैं और डॉग रिएक्ट करता है। तो उसमें जितना डॉग को आप ब्लेम कर रहे हैं, उतना हमें भी ब्लेम लेना पड़ेगा कि क्या हमने इनको वो चीज़ सिखाई है, इनके ऊपर वो एफर्ट किया है या नहीं किया है। ऐसे ही स्ट्रे डॉग्स, और हमें कुछ प्रॉब्लमेटिक डॉग्स हैं तो उन पे फोकस भी करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। So सर we cannot live like this and start blaming or banning dogs and all that. So कोई भी डॉग है, वो डॉग अच्छा और बुरा नहीं है, उसको कैसे आपने अपब्रिंगिंग किया है, किस तरह से आपने उसको हैंडल किया है, वो सब बहुत ज़रूरी है हमें इंश्योर करना। एनी टिप्स सर, किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं अगर आप इस तरह की सर सिचुएशन में फंस गए तो? देखिए, डॉग जनरली बाइट करता है आउट ऑफ फियर। हम भी किसी को लड़ाई, हमारा भी बच्चा या हम भी जब छोटे थे तो हम ऐसे नहीं किसी से झगड़ पड़ते थे। जब हमारे ऊपर खतरा आता था तो हम रिएक्ट करते थे। तो ऐसे ही डॉग जो है, जब वो फियरफुल है, जब उसको वो डर है या उसको कोई डरा रहा है या उसको कोई धमका रहा है या वो परसीव कर रहा है। देखिए, डर ऐसी चीज़ है, आपकी नज़र में नहीं होगी लेकिन डॉग की नज़र में वो फियरफुल फील कर रहा है। सो परसेप्शन। सो इफ़ डॉग परसीव्स ए थ्रेट देन ही रिएक्ट्स टू दैट। तो वो रिएक्शन उसका क्या होगा? रिएक्शन एग्रेशन नहीं होगा उसका। सर तो इस तरीके से, या फिर बिल्कुल सबमिसिव हो जाएगा। कुछ डॉग्स हैं वो बिल्कुल सबमिसिव होते हैं, वो पी कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, दे विल डू एनीथिंग, दे विल, फ्यू डॉग्स विल एक्सप्रेस देयर अग्रेशन आउट अगेंस्ट द थ्रेट। तो वो उस तरह के बिहेवियर्स हैं जिसकी वजह से डॉग करता है। सर अमेजिंग। अभी आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं सर, और हम यहाँ पे आए हैं तो आपकी कुछ ट्रेनिंग के डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं सर। यस यस, डेफिनेटली। इनफैक्ट हम अभी जो डॉग्स तैयार कर रहे हैं उसमें प्राइमरली पेट्रोल डॉग तैयार कर रहे अच्छा। हैं फॉर ऑगमेंटिंग सिक्योरिटी फॉर द पुलिस, मिलिट्री एंड फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री ऑल्सो। फिर हम ट्रैकिंग ट्रेलिंग डॉग्स तैयार कर रहे हैं फॉर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस, तो वो हम पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट्स के लिए कर रहे हैं। प्लस हम डिटेक्शन डॉग्स तैयार कर रहे हैं फॉर एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, नारकोटिक्स डिटेक्शन, Wow. लीकर डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स, ड्रग्स के लिए। तो ये सारी की सारी जो डिटेक्शन डॉग्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये अलग अलग लेवल पे हेल्प कर रहे हैं इन सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलिए आई थिंक से डेमो देखते हैं सर, Yes, तो शायद definitely. व्यूअर्स को भी ज़्यादा सब- समझ में आएगा सर, उनको Yes, भी। yes. अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक जो टेररिस्ट या क्रिमिनल सस्पेक्ट जो अभी भाग गया है, उसका वॉलेट यहाँ पे पड़ा है। तो हम इसको थोर को वॉलेट के ऊपर सेंड देंगे और ये वहाँ से और टारगेट ऑर्डर लेके और हमें टारगेट तक ट्रैक करके लेके जाएगा।
ट्रैक इसने पकड़ लिया है, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, स्पीड से डॉग फॉलो कर रहा है। चेंज ऑफ बिहेवियर अगर आप नोट करेंगे तो जैसे जैसे डॉग टारगेट के पास पहुंचता है उसको ऑर्डर और ज़्यादा मिलती चली जाती है। एंड अभी उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल रही है, वो एग्रेशन बार्किंग शुरू करेगा टू अलर्ट यू दैट द टारगेट इज़ राइट ओवर देयर। तो ये देखिए, ये पेट्रोल डॉग है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, डैनी। तो अगर ये इनको कोई टारगेट कहीं छुपा हुआ मिलता है तो देन दे अलर्ट अस। ये देखिए अभी जो डॉग है ये अलर्ट कर रहा है, ही इज़ गॉट सम ऑर्डर। तो इसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए बिल्कुल बदल गई है। देखिए कॉन्स्टेंटली ये बात कर रहा है, कॉन्स्टेंटली उसी दिशा में देख रहा है, कॉन्स्टेंटली चार्ज करने की कोशिश कर रहा है उस दिशा में। उसको चैलेंज करते हैं कि अपनी पहचान के लिए आगे आए। तो देखिए हैंडलर उनको मौका दे रहा है कि अगर आप जो भी हैं बाहर आइए, अपनी पहचान कराइए। अगर वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देन डॉग इज़ देयर विच कैन बी लेफ्ट, जिसको छोड़ सकते हैं और डॉग अटैक करके उसको। तो पेट्रोल डॉग्स को हम हैंडलर प्रोटेक्शन भी सिखाते हैं, क्योंकि अगर हैंडलर के ऊपर खतरा आता है तो डॉग को किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तो ये देखिए आप हैंडलर जाके फ्रिस्किंग कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर वहाँ पे अगर कोई खतरा दिखता है, ये देखिए उसने अटैक करने की कोशिश की तो डॉग तुरंत चार्ज करने के लिए दौड़ा है और जाके टारगेट को अटैक करेगा। पेट्रोल डॉग्स जब अटैक करते हैं तो देन इंडिविजुअल और डेकॉय और क्रिमिनल और टेररिस्ट शुड बी द टारगेट। Invariably when we train, dogs get imprinted on the equipment, and sometimes if we don't do that, then they are happy with the equipment. So our aim is to keep him targeted on the suspect. So we call it dead equipment neutrality. Means any equipment which is not on to the body of the target or a suspect, that becomes dead, and that's not of the dog's interest. Sure. And dog leaves that and comes back onto the target. So every time he sheds something, his aim is that the individual is the target, suspect is the target, not the equipment. सर जो सेकंड स्लीप थी, मतलब कि डॉग डिस्ट्रैक्ट ना हो, प्राइमरी टारगेट जो बंदा है वही होना चाहिए, मिलिटेंट है या टेररिस्ट है या कोई भी चोर है उसी के ऊपर हो। तो अगर वो 2-3 चीज़ें भी छोड़ता है तो उनके ऊपर ना डिस्ट्रैक्ट होके केवल इंडिविजुअल के ऊपर रहे उसका फोकस। तो इसमें क्या रहता है, पेट्रोल डॉग या असॉल्ट डॉग जो हैं, ये अगर हम केयरफुली ट्रेन ना करें तो ये इक्विपमेंट पे ओरिएंट हो जाते हैं। मीन्स इनको लगता है कि ये इक्विपमेंट जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जैसे वेपन है, सो अगर उसको वेपन मिल गया तो देन ही इज़ हैप्पी। बट उससे हमारा पर्पस अचीव नहीं होता, बिकॉज कोई भी क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, वो एक से ज़्यादा वेपन कैरी करता है, फौज भी वैसे ही करती है। तो अगर एक वेपन लेके इफ़ इज़ हैप्पी, देन द टेररिस्ट कैन टेक आउट अनदर वेपन एंड किल हिम, देन वो हमारे पर्पस का अचीव नहीं होता। तो हम उसको चाहते हैं कि एनी इक्विपमेंट और एनी वेपन विच ही शेड्स, द डॉग शुड टारगेट द इंडिविजुअल और द सस्पेक्ट, नॉट कैरिड अवे बाय द वेपन और द इक्विपमेंट। तो हम इसलिए इक्विपमेंट्स पहनते हैं प्रोटेक्शन के लिए, बट वी कीप शेडिंग दोज इक्विपमेंट्स एंड डॉग को एनकरेज करते हैं टू कीप टारगेट ऑन द टेररिस्ट, ऑन द डेकॉय। उसको लगता है कि जो भी इक्विपमेंट बॉडी पे नहीं है वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, बिकॉज डेड इक्विपमेंट तो उसके प्रति न्यूट्रल होता है एंड ओनली टारगेट की तरफ वो एक्शन करता है। तो दैट अचीव्स आवर पर्पस, बिकॉज जब वो मिडिल ऑफ द ऑपरेशन अंदर क्या चल रहा है, इज टारगेट इज टेररिस्ट और द क्रिमिनल, तो उसको नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। इक्विपमेंट्स दाएं बाएं छूटते चले जा रहे हैं, नो इशू, बट उसको वी कॉल इट लाइक होल्ड एंड बाइट। तो उसको बाइट करेगा, होल्ड करेगा जब तक कि कमांडोज या दूसरी टीम आ नहीं जाती। So he has to hold him until reinforcement comes in, more people come to control the situation. तो अभी सबसे पहले हम ट्रैकिंग ट्रेलिंग डॉग्स जो हमारे हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। तो सर्च, अगर कोई आर्टिकल कहीं छुपा हुआ है और हम उस टारगेट जो सस्पेक्ट है उसका ऑर्डर देंगे और उसका आर्टिकल आसपास के एरिया में सर्च करने का दिखाएंगे। जैसे कोई क्राइम करके छुप जाता है, उसने वेपन ऑफ क्राइम या कोई ऑब्जेक्ट कहीं दाएं बाएं छुपा दिया है और हमें सर्च करना है, तो डॉग उसको सर्च करने में हमारी हेल्प करेगा एंड डॉग उसको इंडिकेट करेगा डाउन होके उस आर्टिकल के ऊपर। तो हम अभी पहले आर्टिकल छुपा देते हैं
अमृतपाल आइए। तो ये आर्टिकल हम, ये पाइप है जो ट्रेनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस पाइप के ऊपर इसी का ऑर्डर है, बिकॉज इसी की पॉकेट में इसकी बॉडी पे रहता है। तो इस हॉल के अंदर आप बताइए कहाँ छुपाना है, तो ये छुपा देगा और फिर हम डॉग को बुलाएंगे और देखेंगे क्या डॉग इसको ढूंढ पाता है या नहीं। आप बताइए क्वेश्चन, कहाँ छुपा दे? हाँ, उस कोने पे आप वो दिख रहे हैं डब्बे, वो डब्बों के पीछे डाल दीजिएगा। तो अभी ये हमने छुपा दिया है। अब डॉग क्या है, इस आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आप आ जाओ बेटा। तो अब इसकी ऑर्डर डॉग को हम देंगे और डॉग इसकी ऑर्डर के माध्यम से हवा में सेंट लेते हुए आर्टिकल को ढूंढेगा, सर्च करेगा। चलिए बुला लीजिए डॉग को। तो अभी हम डॉग को बुला रहे हैं। तो डॉग जो है अप्पू, और डॉग हैंडलर है हमारे जन्मेजय कुमार। तो ही इज़ ए ट्रैकिंग ट्रेलिंग डॉग। अमृतपाल आप ऑर्डर दीजिए। तो अभी ये जो है ह्यूमन ऑर्डर, जो टारगेट ऑर्डर है, वो उसके हाथों से डॉग जो है ऑर्डर पिकअप कर रहा है। तो उसको सूंघो ढूंढो कमांड देते हैं, तो जो हाथों में बॉडी ऑर्डर जो है वो डॉग उस ऑर्डर को पिकअप कर रहा है। आप साइड में हो जाओ अमृतपाल। हाँ। तो नाउ डॉग इज एक्साइटेड, यू कैन सी हिज टेल इज वैगिंग, ही इज हैप्पी, ही वांट टू सर्च द आर्टिकल। उसके लिए तो गेम चल रहा है। उसके लिए गेम। सो ही इज गोइंग टू फाइंड ऑर्डर्स लेफ्ट राइट सेंटर, वो जहाँ जहाँ जाएगा। And he's got the order. You saw he's suddenly turned, so that is the body language which he shows. तो उसने उसको बाहर निकाल दिया। हाँ, वो लेके भी आएगा उसको। And he will be down. Now this is the typical indication which you train for any article. When he finds, he is down and is focused onto that. Ah. So this is how he connects with the target material. तो जैसे एविडेंसेस होते हैं क्राइम सीन में, तो वो चाबी का छल्ला हो सकता है, वो क्रेडिट कार्ड हो सकता है, वॉलेट हो सकता है, हैंकरचीफ हो सकता है, कैप हो सकती हैं, कपड़े हो सकते हैं, शूज़, सॉक्स, ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम हो सकता है, वेपन ऑफ क्राइम हो सकता है। तो वो जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हम ट्रेन करते हैं। तो अभी इस केस में हम चाबी के छल्ले जो हैं, गुच्छे हैं, उनको हम रखते हैं और फिर देखते हैं क्या उनमें से टारगेट ऑर्डर जिसके ऊपर है क्या वो पहचान पाता है। तो एक लाइन के अंदर हम इनको लगा देते हैं। तो आप एक लाइन में रख दीजिए रोहित, छोड़ के एक एक। चलिए कहीं बीच में एक छोड़ दीजिएगा उसको रखने के लिए। तो ये वो छल्ले हैं जिनके ऊपर टारगेट ऑर्डर नहीं है या किसी और का ऑर्डर है। तो प्रशांत बोरा है, ये प्रशांत जो है ये इसके पास चाबी का गुच्छा है। तो ये अपना जो ऑर्डर है वो डॉग को देगा और देखते हैं हम। तो आप इसको इसकी लाइन के बीच में रख दीजिए कहीं भी एक जगह, दिखा दीजिए कैमरे में कौन सा है गुच्छा, सो दैट यू नो वी ऑल रिकॉग्नाइज कि ये है। तो ये हमने इन गुच्छों में रख दिया है। अभी हम डॉग को बुलाते हैं, आइए अप्पू। सो अभी हम जो टारगेट ऑर्डर है, ये टारगेट ऑर्डर डॉग को देंगे और डॉग को देखेंगे कि क्या वो सही छल्ला पकड़ सकता है या नहीं। चलिए so he is correctly indicated onto the keychain and this is what we train. तो अभी उसको आपने की चेन को उठा लीजिए और उसकी लोकेशन कहीं दूसरी जगह रख दीजिए।
आगे ले जाके रख दीजिए और वहाँ से एक उठा लीजिए। चलिए। सो वी हैव चेंज द लोकेशन ऑफ द की चेन टू सी फॉर आवरसेल्फ कि डॉग वाकई सही पकड़ रहा है या नहीं। चलिए साहब। Given right indication. So this is how we train them. तो अभी हम डिटेक्शन डॉग बता रहे हैं। तो नेक्स्ट डॉग जो हमारा आ रहा है टॉमी, नारकोटिक्स डिटेक्शन डॉग है। एंड एक्चुअली वो मल्टीपर्पज़ डॉग है। नारकोटिक्स डिटेक्शन, मोबाइल डिटेक्शन और लीकर डिटेक्शन। तो इन 3 पर्पसेस के लिए हमने ट्रेन किया। ये जैसे प्रिजन एनवायरनमेंट में है, वहाँ ये चैलेंज होता है कि स्मगल होता है, वहाँ से वो सिंडिकेट चलता है। तो सिम कार्ड, मोबाइल कार्ड या लीकर और इस तरह की नार्कोटिक ड्रग्स का चलता है। तो ये सब डिटेक्ट करने के लिए तैयार किया गया है। तो ये हमारी नार्कोटिक डिटेक्शन डॉग ट्रेनिंग एड है, कोकेन। तो कोकेन को हम एक बॉक्स में रख करिए। तो बॉक्स में हम ये कोकेन एक बॉक्स के अंदर हम छुपाते हैं और हम इस तरह से छुपाते हैं कि डॉग देख ना पाए, ओनली उसको ऑर्डर मिले। और इस बॉक्स को हम जो बाकी बॉक्सेस लाइन में लगे हुए हैं जो जिनके अंदर नॉन टारगेट ऑर्डर है, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा, ऑयल, लुब्रिकेंट, सॉइल, वुड, जो एनवायरनमेंट में मिलता है, कॉमन है, तो डॉग को ना सिर्फ इसको डिटेक्ट करना है बल्कि उनको अवॉइड भी करना है, क्योंकि डॉग के लिए सब ऑर्डर है, उनको रिजेक्ट करना। तो दिस इज सेंट डिस्क्रिमिनेशन। तो ही हैज़ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दिस ऑर्डर विद अदर नेचुरल ऑर्डर। तो इसको अभी हम वहाँ रख देते हैं, इस बॉक्स को। चलिए बाकी बॉक्सेस की लाइन में और देखते हैं क्या डॉग हमारा इसको डिटेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। ये हमारा जो नेक्स्ट डॉग है टॉमी। तो ये टॉमी को अभी हम बॉक्स सर्च पे लगाते हैं और देखते हैं जो नार्कोटिक्स डॉग हमने एड लगाई है क्या वो उसको पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता। तो जैसे ही इसको मिलता है तो डॉग को जैसे ही टारगेट ऑर्डर मिलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आता है। ही इज एक्साइटेड एंड देन ही गिव्स फाइनल इंडिकेशन एंड फाइनल इंडिकेशन इज बाय सिटिंग एंड फोकसिंग ऑन टू द टारगेट ऑर्डर। सो नेक्स्ट अभी हम एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग का बता रहे हैं। तो वी हैव ट्रेनिंग एड्स, लॉट ऑफ ट्रेनिंग एड्स। तो ये अभी कंटेमिनेट ना हो इसलिए हम ग्लव्स यूज़ करते हैं। तो ये गेटेक्सन ट्यूब्स हैं, इनके ऊपर 7 days TNT को इम्प्रेगनेट किया हुआ है। तो वी आर गोइंग टू टेक दिस एंड कीप इट इन वन ऑफ द कंटेनर्स, ग्लास कंटेनर्स, और हम इसको फिर कराउजल व्हील में रखेंगे। ये देखिए, दिखाइए इधर, ये ग्लास कंटेनर के अंदर ये रख दीजिए। चलिए सो इसके अंदर TNT का ऑर्डर है, रख दीजिए स्ट्रेट, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। कोई अभी हम इसको कराउजल व्हील का मतलब है हम इसको रोटेट कर देते हैं। तो डॉग को, हैंडलर को, किसी को कुछ मालूम नहीं है कि कहाँ पे क्या ऑर्डर कहाँ पे ऊपर आया हुआ है। तो ये जो कराउजल व्हील है ये अपने आप रुक जाएगा, या हम अगर समय बचाने के लिए हम इसको रोक देते हैं और फिर हम डॉग को बुलाते हैं। तो हमारा डॉग है काइट, जर्मन वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड है, और इसको हम लगाते हैं। चलिए रोहित लेके आइए। So is given an indication. We are showing you an explosive detection canine training wall. So there are two concepts. One is that the reward is being given by the handler. Second, reward comes from the source. So this is called as RFS, reward from source. तो उसमें क्या होता है, dog obedient to order बनता है. He is not bothered about the handler. He is bothered about the source जहाँ पे से order आ रहा है, and which drives him, which excites him. So this is a new concept on which we train the dog. So we'll show you the Tommy. So up, 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 hey, up, up, yeah, up,
hey, up, hey, up, up, up. Sungu up. सर थैंक यू सो मच सर, रियली एंजॉय इट। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। Thank you. एंड आपके स्टोरीज सुन के तो मज़ा आ गया है सीरियसली। एंड थैंक यू सो मच, द एंटायर डे वी Pleasure is all जस्ट mine. सर। थैंक यू सर। एंड बहुत सारे लोग हैं सर जो शायद आपको सर्च करेंगे, रिक्वायरमेंट है ट्रेनर्स की, एंड मतलब मुझे नहीं पता था सर कि इतनी अच्छी फैसिलिटी दिल्ली के आसपास कोई है भी। और वी विल रिक्वेस्ट सर कि आप सूफी पे ऑन बोर्ड हो हमारे साथ में सर। थैंक यू सर। Surely. Thank you. जय हिंद सर। थैंक यू सर। Thank you. Thank you.